भाग 1.3 माइकल मार्कस, ब्लाइटिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस। माइकल मार्कस ने एक प्रमुख ब्रोकरेज हाउस के लिए कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उसका व्यापार के लिए लगभग बाध्यकारी आकर्षण ने उन्हें पूर्णकालिक करने के लिए अपनी वेतनभोगी स्थिति को त्यागने के लिए प्रेरित किया। व्यापार एक फ्लो ट्रेडर के रूप में एक संक्षिप्त, लगभग हास्यपूर्ण कार्यकाल के बाद वे कमोडिटीज के लिए काम करने चले गए। निगम एक फर्म जिसने कंपनी के अपने फंड का व्यापार करने के लिए पेशेवर व्यापारियों को काम पर रखा था। मार्कस उनके सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया। कई वर्षों में उनका लाभ से अधिक हो गया अन्य सभी व्यापारियों का संयुक्त कुल लाभ। 10 साल की अवधि में उन्होंने अपनी कंपनी को कई गुना बढ़ा दिया, एक अविश्वसनीय 2500 गुना द्वारा खाता। मैं पहली बार मार्कस से उस दिन मिला था जब मैं रेनॉल्ड्स सिक्योरिटीज में फ्यूचर्स रिसर्च एनालिस्ट के रूप में शामिल हुआ था। मार्कस था एक प्रतिस्पर्धी फर्म में एक समान नौकरी स्वीकार की और मैं उस पद को मान रहा था जिसे उसने अभी खाली किया था। मैं हमारे दोनों करियर के शुरुआती वर्षों में हम नियमित रूप से मिले। हालांकि मुझे आमतौर पर अपना खुद का विश्लेषण मिला अधिक प्रेरक जब हम असहमत थे, तो मार्कस ने अंततः दिशा के बारे में सही साबित किया। बाजार आखिरकार मार्कस ने एक व्यापारी के रूप में नौकरी स्वीकार कर ली, बहुत सफल हो गया और बाहर चला गया पश्चिमी तट। जब मैंने पहली बार इस पुस्तक के विचार की कल्पना की, तो मेरी साक्षात्कार उम्मीदवारों की सूची में मार्कस सबसे ऊपर था। मेरे अनुरोध पर मार्कस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सहमत थी, लेकिन दृढ़ नहीं थी। कई हफ्ते बाद उन्होंने मना कर दिया। नाम न छापने की उनकी इच्छा के रूप में भाग लेने के लिए उनके स्वाभाविक झुकाव पर हावी हो गया एक प्रयास वो आकर्षक पाया। मार्कस उन कई अन्य व्यापारियों को जानता और उनका सम्मान करता था जिनका मैं साक्षात्कार कर रहा था। बहुत निराश था क्योंकि मार्कस उन बेहतरीन व्यापारियों में से एक हैं जिन्हें जानने का मुझे सौभाग्य मिला है। सौभाग्य से एक पारस्परिक मित्र द्वारा कुछ अतिरिक्त अनुनय ने उसके विचार को बदलने में मदद की। जब मैं इस साक्षात्कार के लिए मार्कस से मिला, तो हमें आखिरी बार एक दूसरे को देखे हुए 7 साल हो चुके थे। साक्षात्कार मार्कस के घर में आयोजित किया गया था, जो एक चट्टान पर स्थित एक 2 घर का परिसर है दक्षिणी कैलिफोर्निया में निजी समुद्र तट। आप एक विशाल द्वार अद्भुत के माध्यम से परिसर में प्रवेश करते हैं, गेट जैसा कि एक सहायक द्वारा वर्णित है जिसने मुझे ड्राइविंग निर्देश प्रदान किए थे, जो शायद एक पैंजर डिवीजन हमले के माध्यम से पकड़ने का एक अच्छा मौका है। पहले अभिवादन पर मार्कस अलग लग रहा था, लगभग पीछे हट गया। मार्कस के व्यक्तित्व का यह शांत पक्ष एक फ्लो ट्रेडर बनने के अपने अल्पकालिक प्रयास का वर्णन करता है, विशेष रूप से हड़ताली। वो बन गया एनिमेटेड। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने व्यापारिक अनुभवों के बारे में बात करना शुरू किया, हमारा वार्तालाप अपने शुरुआती रोलर कोस्टर वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे उन्होंने अपने सबसे दिलचस्प माना। करियर वायदा कारोबार में पहली बार आपकी रुचि कैसे हुई? मैं एक विद्वान का कुछ था। 1969 में मैंने जॉन्स हॉपकिंस फी बेटा कप्पा से स्नातक किया। मेरी कक्षा में सबसे ऊपर। मैंने पीएचडी क्लार्क विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में फेलोशिप और पूरी तरह से अपेक्षित एक प्रोफेसर का जीवन जीते हैं। एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से मैं जॉन नाम के इस साथी से मिला, जिसने दावा किया कि वो घड़ी की कल की तरह हर 2 हफ्ते में मेरे पैसे को दोगुना कर सकता था। यह बहुत आकर्षक लग रहा था। वो हंसता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने जॉन से यह भी पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। यह इतना आकर्षक विचार था कि मैं बहुत सारे तथ्यों का पता लगाकर चीजों को खराब नहीं करना चाहता था। मुझे डर था कि मेरे पैर ठंडे पड़ जाएंगे। क्या आपको संदेह नहीं था? क्या वो एक इस्तेमाल की हुई कार सेल्समैन की तरह नहीं लग रहा था? नहीं,
मैंने कभी किसी चीज में निवेश नहीं किया था और मैं बहुत भोली थी। मैंने जॉन को काम पर रखा था, जो में जूनियर था। स्कूल $30 प्रति सप्ताह पर मेरा कमोडिटी ट्रेडिंग सलाहकार बनने के लिए। कभी कभी मैं मुफ्त आलू में फेंक देता था चिप्स और सोडा। उनका एक सिद्धांत था कि आप उस आहार पर निर्वाह कर सकते हैं। आपने उसे इतना ही भुगतान किया? क्या कोई लाभ प्रोत्साहन नहीं था? अगर उसने किया तो अतिरिक्त आलू के चिप्स कुआं? नहीं। आपने ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा आवंटित किया? लगभग $1000 जो मैंने बचाए थे। तब क्या हुआ? ब्रोकरेज हाउस की मेरी पहली यात्रा बहुत ही रोमांचक थी। मैंने अपना एकमात्र सूट पहनकर तैयार हो गया और हम बाल्टीमोर में रेनॉल्ड सिक्योरिटीज कार्यालय गए। यह एक बड़ा पॉश ऑफिस था जो सुझाव दे रहा था, बहुत सारा पुराना पैसा। हर जगह महोगनी थी और एक शांत, श्रद्धापूर्ण स्वर व्याप्त था कार्यालय। यह सब बहुत प्रभावशाली था। केंद्र बिंदु कार्यालय के सामने एक बड़ा कमोडिटी बोर्ड था। जिस तरह से पुराने पर क्लिक किया गया था फैशन तरीका। क्लिक 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 सुनना वाकई रोमांचक था। उनके पास एक गैलरी थी जिसमें से व्यापारी बोर्ड देख सकते थे, लेकिन वो इतनी दूर थी कि हमें उसे देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना पड़ता था। कीमतें, वो भी बहुत रोमांचक था क्योंकि यह बिल्कुल घुड़दौड़ देखने जैसा था। मेरा पहला एहसास था कि चीजें थोड़ी डरावनी हो सकती हैं जब एक आवाज आई, लाउडस्पीकर सोयाबीन भोजन की खरीद की सिफारिश। मैंने जॉन की ओर देखा, एक देखने की उम्मीद में उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आश्वासन की अभिव्यक्ति। इसके बजाय उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या आप? लगता है हमें यह करना चाहिए? वो हंसता है। यह जल्दी से मुझ पर आ गया कि जॉन को कुछ भी नहीं पता था। मुझे याद है कि सोयाबीन मील चुपचाप कारोबार कर रहा था। 78.30, 78.40, 78.30, 78.40। हम ऑर्डर डालते हैं और जैसे ही हमें पुष्टिकरण वापस मिला, लगभग रहस्यमय तरीके से कीमतों में गिरावट शुरू हो गई। जैसा जैसे ही यह पता चला कि मैं अंदर था, बाजार ने इसे नीचे उतरने के संकेत के रूप में लिया। मुझे लगता है कि मेरे पास अच्छा था वृत्ति तब भी, क्योंकि मैंने तुरंत जॉन से कहा, हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, चलो बाहर निकलो। उस व्यापार पर हमें लगभग $100 का नुकसान हुआ। अगला व्यापार मकई का था और वही हुआ। जॉन ने मुझसे पूछा कि क्या हमें करना चाहिए व्यापार। मैंने कहा, ठीक है, चलो कॉम ट्राई करते हैं। नतीजा वही रहा। क्या आप कुछ भी जानते थे कि आप क्या कर रहे थे? क्या आपने के बारे में कुछ पढ़ा है, कमोडिटी या ट्रेडिंग? कुछ भी नहीं। क्या आप अनुबंध के आकार को भी जानते थे? नहीं, हमने नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि आपको प्रति टिक कितना खर्च करना पड़ रहा था? हाँ, जाहिर है, वो केवल एक चीज के बारे में था जिसे आप जानते थे। सही। हमारा अगला व्यापार गेहूं में भी काम नहीं आया। उसके बाद हम मकई और उस व्यापार में वापस चले गए, बेहतर तरीके से काम किया। हमें अपना पैसा खोने में 3 दिन लगे। हम सफलता को द्वारा माप रहे थे, हमें खोने में कितने दिन लगे? क्या आप लगभग $100 के नुकसान के बाद हमेशा आउट हो रहे थे? हाँ, हालांकि एक ट्रेड में लगभग $200 और 10 सेंट का नुकसान हुआ था। जब जॉन ने यह विचार दिन बचाने वाला था, हम अगस्त पोर्क बेली खरीदेंगे और फरवरी पोर्क बेचेंगे बेलीज, क्योंकि स्प्रेड कैरिंग चार्ज से अधिक व्यापक था। डिलीवरी लेने की कुल लागत अगस्त, भंडारण और फरवरी में पुनर्वितरण। उन्होंने कहा कि हम उस व्यापार पर नहीं हार सकते। मैंने इस विचार को अस्पष्ट रूप से समझा और व्यापार के लिए सहमत हो गया। यह पहली बार था जब हमने बाहर जाने का फैसला किया दोपहर का भोजन करने के लिए। अन्य सभी समय हम बोर्ड की छानबीन करने में बहुत व्यस्त थे, लेकिन हमें लगा कि यह एक है खो नहीं सकता व्यापार, इसलिए इसे छोड़ना सुरक्षित था।
जब तक हम वापस आए तब तक मेरा सफाया हो चुका था। मैं सदमे, निराशा और अविश्वसनीयता की इस भावना को याद रखें। मैं जॉन की छवि को कभी नहीं भूलूंगा। वो मोटे, अपारदर्शी चश्मे वाला एक बहुत ही मामूली आदमी था, जा रहा था कोर्ट बोर्ड तक, तेज और उस पर अपनी मुट्ठी हिलाते हुए और चिल्लाते हुए, क्या कोई नहीं चाहता गारंटीकृत लाभ कमाए। बाद में मुझे पता चला कि अगस्त पोर्क बेलीज के खिलाफ वितरण योग्य नहीं थे। फरवरी अनुबंध व्यापार का तर्क पहले स्थान पर त्रुटिपूर्ण था। क्या जॉन ने पहले कभी व्यापार किया था? नहीं। तो वो आपके पैसे को हर 2 हफ्ते में दोगुना करने के बारे में यह कहानी कहाँ लेकर आए? मुझे नहीं पता, लेकिन उस व्यापार के बाद मेरा सफाया हो गया। तो मैंने यूहन्ना से कहा कि जो कुछ हुआ उसके आलोक में मुझे लगा कि मैं उतना ही जानता हूँ जितना उसने किया, जो कुछ भी नहीं था, और कि मैं उसे आग लगाने जा रहा था। अब और नहीं आलू के चिप्स, कोई और आहार सोडा नहीं। मैं उनकी प्रतिक्रिया कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझसे कहा, आप बना रहे हैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल। मैंने उससे पूछा कि वो क्या करने जा रहा है। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ बरमूडा एक व्यापारिक हिस्सेदारी बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तब मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ और सेवानिवृत्त हो जाऊँ। जिस बात ने मुझे खुश किया वो यह था कि उन्होंने यह नहीं कहा, मैं बरमूडा जा रहा हूँ और नौकरी कर रहा हूँ, एक व्यापारिक हिस्सेदारी बनाओ। वो बहुत विशिष्ट था। वो अपनी व्यापारिक हिस्सेदारी पाने के लिए बर्तन धोने जा रहा था। आखिर जॉन को क्या हुआ? मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं है। सभी के लिए मुझे पता है, वो बरमूडा में करोड़पति के रूप में रह सकता है क्योंकि उसने बर्तन धोए। उसके बाद मैं $1 और $500 में सरसराहट करने में कामयाब रहा और कुछ चांदी के ट्रेडों को रखा। मैंने उसका सफाया कर दिया। दांव भी। मेरे पहले 8 ट्रेड, 5 जॉन के साथ और 3 अपने दम पर, सभी हारे हुए थे। क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है? नहीं। मैंने स्कूल में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए मुझे लगा कि यह सिर्फ इसके बारे में जानने का सवाल है। मेरे पिता, जिनकी मृत्यु तब हुई जब मैं 15 वर्ष का था, ने जीवन बीमा में $3000 छोड़े थे, जिसे मैंने नकद करने का निर्णय लिया। मेरी माँ की आपत्तियों के बावजूद। लेकिन मुझे पता था कि दोबारा ट्रेडिंग करने से पहले मुझे वास्तव में कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैंने चेस्टर कैल्टनर की किताबें पढ़ी गेहूं और सोयाबीन पर, और मैंने उनके बाजार पत्र की भी सदस्यता ली, जिसने व्यापार किया सिफारिशें। मैंने पहली सिफारिश का पालन किया, जो कि गेहूं खरीदना था, और यह काम कर गया। मुझे लगता है कि मैंने उस व्यापार पर 4 सेंट प्रति बुशल, $200 कमाए। यह मेरी पहली जीत थी और बहुत रोमांचक थी। फिर पत्रों के बीच, बाजार मेरे मूल खरीद मूल्य पर वापस गिर गया। इसलिए मैंने इसे फिर से खरीदा और अपने दम पर एक और लाभ कमाया। मुझे लगा कि मैं ट्रेडिंग के लिए समझ विकसित करने लगा हूँ। मैं भी शुरुआत में, मुझे अपने दम पर काम करने की भावना पसंद थी। आगे जो हुआ वो महज किस्मत थी। मैंने 1970 की गर्मियों में कैल्टनर के आधार पर दिसंबर मकई के 3 अनुबंध खरीदे। सिफारिश करना। वो गर्मी थी जिसने मकई की फसल को तबाह कर दिया था। क्या वो आपकी पहली बड़ी जीत थी? हाँ, वो व्यापार कुछ और कौम, गेहूं और सोयाबीन खरीदने के साथ संयुक्त रूप से, आंशिक रूप से पत्र में सिफारिशें, और आंशिक रूप से मेरे अपने अंतर्ज्ञान पर। जब वो शानदार गर्मी थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण, मैंने $30,000 जमा किए थे, जो मेरे लिए एक बड़ी राशि थी। मैं सोचा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। आपने कैसे तय किया कि कब मुनाफा लेना है? मैंने कुछ को ऊपर की ओर ले लिया और कुछ को जब बाजार में नीचे आना शुरू हुआ। कुल मिलाकर, मैंने कैश इन किया। बहुत अच्छे। तो सहज रूप से, आप तब भी सही काम कर रहे थे? हाँ,
फिर उस गिरावट में मैंने वॉसेस्टर, मैसाचुसेट्स में स्नातक विद्यालय में भाग लिया। लेकिन मैंने पाया कि मैंने नहीं किया। मेरी थीसिस के बारे में सोचना चाहते हैं। क्लास में जाने के बजाय मैं अक्सर पेन में छिप जाता था वॉसेस्टर में वेब कार्यालय व्यापार करने के लिए। मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा था। मैंने थोड़ा पैसा कमाया, बहुत नहीं। मैं खुद को काटता हुआ देखकर हैरान रह गया। मैं अक्सर जॉन्स हॉपकिंस में एक समर्पित विद्वान होने के बाद से कक्षाएं लेता था। मुझे एहसास हुआ कि लिखावट दीवार पर थी और दिसंबर 19,701 में स्कूल छोड़ दिया और न्यू में चले गए यॉर्क। मैं पर कुछ देर रुका। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या किया, तो मैंने बड़े ही धूमधाम से उनसे कहा कि मैं एक सट्टेबाज था। उसके पास एक अच्छी अंगूठी थी। 1971 के वसंत में अनाज फिर से दिलचस्प होने लगे। उसके चारों ओर एक सिद्धांत था, अंधेरा खत्म हो गया था, अर्थात यह सर्दी से बच गया था और मकई पर हमला करने वाला था फिर से फसल। मैंने फैसला किया कि मैं इस बार वास्तव में इस आपदा के लिए तैयार रहूंगा। क्या यह कैल्टनर का सिद्धांत था या सिर्फ एक बाजार की अफवाह? मुझे लगता है कि कैल्टनर ने भी इस पर विश्वास किया। मैंने अपनी माँ से $20,000 उधार लिए, इसे अपने $30,000 में जोड़ा और सब कुछ दांव पर लगाओ। मैंने मकई और गेहूं के अनुबंधों की अधिकतम संभव संख्या खरीदी, मार्जिन में $50,000 के लिए। शुरुआत में बाजार स्थिर रहा क्योंकि वहां पर भारी तबाही का डर था। कीमतों को ऊपर रखने के लिए मैं पैसा नहीं कमा रहा था, लेकिन मैं इसे खो भी नहीं रहा था। फिर एक दिन, मैं कभी नहीं इसे भूल जाइए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में शीर्षक के साथ एक लेख था, मोर ब्लाइट ऑन द मिडवेस्ट कॉर्नफील्ड्स में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की मंजिल। वो हंसता है। मकई बाजार तेजी से नीचे खुला और काफी तेजी से सीमा नीचे चला गया। हाई कई वायदा बाजार। अधिकतम दैनिक मूल्य परिवर्तन एक निर्दिष्ट सीमा द्वारा प्रतिबंधित है। सीमा डाउन इस परिमाण की गिरावट को संदर्भित करता है, जबकि लिमिट अप एक समान लाभ को संदर्भित करता है। अगर इस रूप में मामले में संतुलन कीमत, जो मुक्त बाजार की ताकतों की बातचीत के परिणामस्वरूप होगी, नीचे है लिमिट डाउन प्राइस, तो बाजार लिमिट डाउन को लॉक कर देगा, यानी ट्रेडिंग लगभग बंद हो जाएगी। कारण विक्रेताओं की बहुतायत होगी, लेकिन प्रतिबंधित सीमा पर वस्तुतः कोई इच्छुक खरीदार नहीं होगा। नीचे कीमत। क्या आप बाजार में गिरावट देख रहे थे? हाँ, मैं ब्रोकरेज कार्यालय में था। कीमतों में गिरावट के रूप में बोर्ड को देख रहा था। क्या आपने बाजार की लिमिट डाउन लॉक होने से पहले रास्ते से हटने के बारे में सोचा था? मुझे लगा कि मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं बस देखता रहा। मैं पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। मैं उम्मीद कर रहा था बाजार पलट जाएगा। मैंने देखा और फिर इसके लिमिट डाउन लॉक होने के बाद मैं बाहर नहीं निकल सका। मैं इसके बारे में सोचने के लिए पूरी रात थी, लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास और पैसे नहीं थे और मुझे करना पड़ा, चले जाओ। अगली सुबह मैंने उद्घाटन पर अपनी पूरी स्थिति को समाप्त कर दिया। क्या ओपनिंग पर फिर से बाजार में तेजी आई? नहीं, तेजी से नहीं, सिर्फ 2 सेंट के बारे में। जब आपने परिसमापन किया तब तक आपने व्यापार पर कितना खो दिया? मैंने अपना $30,000 खो दिया, साथ ही $20,000 में से $12,000 जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। वो मेरा सबक था, मेरी पूरी वॉर्ड शर्त। फिर आपने क्या किया? मैं सचमुच परेशान था। मैंने फैसला किया कि मुझे काम पर जाना है। चूंकि उस समय मंदी थी, मुझे लगा कि मैं शायद वास्तव में अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है और उसे कम स्थिति के लिए व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने पाया कि भले ही मैंने उन पदों के लिए साक्षात्कार किया जिनके लिए मैं असामान्य रूप से योग्य था, मैं ऐसा नहीं कर सका कोई नौकरी पाओ। मुझे अंत में एहसास हुआ कि मुझे ये नौकरियां नहीं मिल सकती क्योंकि मैं वास्तव में उन्हें नहीं चाहता था।
मैंने पाया कि रेनॉल्ड्स सिक्योरिटीज में कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट स्लॉट सबसे अच्छी नौकरी के उद्घाटन में से एक था। मैंने पाया कि यह बेहतर स्थिति प्राप्त करना आसान था क्योंकि वे बता सकते थे कि मैं वास्तव में इसे चाहता था। मैं सीखा है कि यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए शूट करते हैं तो आपके पास इसे प्राप्त करने का एक बेहतर मौका है क्योंकि आप बहुत अधिक परवाह करते हैं। वैसे भी मेरे कार्यालय और मुख्य कार्यालय जहां दलाल बैठते थे के बीच एक कांच का विभाजन था। मैं अभी भी ट्रेडिंग बग था और उन्हें ट्रेडिंग करते हुए और इसे हूप करते हुए देखना बहुत दर्दनाक था। जब आप सिर्फ शोध कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि विश्लेषकों को व्यापार करने की सख्त मनाही थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इसे रुकने नहीं दूंगा। मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी प्रेमिका से फिर से उधार लिया और यहाँ एक खाता खोला। एक अन्य फर्म लोगों को अपने कार्यालय में रखने के लिए मैंने अपने ब्रोकर के साथ एक जटिल कोड प्रणाली तैयार की, यह जानने से कि मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा था। उदाहरण के लिए, यदि मैंने कहा सूरज निकल चुका था, इसका अर्थ है एक बात, जबकि अगर मैंने कहा मौसम बादल है, तो इसका मतलब कुछ और था। जब मैं अपनी बाजार रिपोर्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, मैं देखने के लिए कांच के विभाजन से बाहर झांकता रहा मुख्य कार्यालय में बड़े व्यापार बोर्ड पर कीमतें। जब मैं जीत रहा था तो मैंने अपने को छिपाने की कोशिश की आनंद, और जब मैं हार रहा था मुझे यह सुनिश्चित करना था कि इसे मेरे चेहरे पर न दिखने दें। मुझे नहीं लगता किसी ने कभी भी पकड़ा, लेकिन मैं उस दौरान एक उन्मत्त अवसादग्रस्तता की स्थिति में था। मुझे प्रताड़ित महसूस हुआ क्योंकि मैं इस विस्तृत सारथी से गुजरे बिना व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था। क्या आप इस दौरान पैसा बना रहे थे या खो रहे थे? मेरी हार हुई। यह पैसा उधार लेने और इसे लगातार खोने का वही पुराना चक्र था। क्या आप जानते थे कि तब आप क्या गलत कर रहे थे? अच्छा प्रश्न। मूल रूप से मुझे व्यापारिक सिद्धांतों की कोई वास्तविक समझ नहीं थी। मैं सब कुछ गलत कर रहा था। फिर अक्टूबर 1971 में अपने ब्रोकर के कार्यालय में मैं उन लोगों में से एक से मिला जिन्हें मैं अपना श्रेय देता हूँ सफलता। वो कौन था? एड सेकोटा। वो एक प्रतिभाशाली और एक महान व्यापारी हैं जो असाधारण रूप से सफल रहे हैं। जब मैंने पहले एड से मिले, उन्होंने हाल ही में MIT से स्नातक किया था और पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में से एक विकसित किया था तकनीकी प्रणालियों के परीक्षण और व्यापार के लिए। मैं अभी भी नहीं जानता कि एड ने इतना ज्ञान कैसे जमा किया इतनी कम उम्र में ट्रेडिंग के बारे में। एड ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि आपको यहाँ काम करना चाहिए। हम एक शोध समूह शुरू कर रहे हैं और आप व्यापार कर सकते हैं, आपका अपना खाता। यह बहुत अच्छा लग रहा था। एकमात्र समस्या यह थी कि फर्म के शोध निदेशक ने मना कर दिया था मुझे काम पर रखने के लिए। क्यों? मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब से मैंने अच्छा लिखा और अनुभव किया, जब मैंने किसी कारण से उस पर दबाव डाला, तो उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता क्योंकि तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो और मैं किसी को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। मैं कहा, देखो, तुम जो चाहो मैं वो करूँगा। आखिरकार मैंने उसे मुझे काम पर रखने के लिए मना लिया। यह वास्तव में बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे एड से सीखना था और वो पहले से ही एक बहुत ही सफल व्यापारी था। वो मूल रूप से एक प्रवृत्ति अनुयायी थे जिन्होंने क्लासिक व्यापारिक सिद्धांतों का उपयोग किया था। उसने मुझे सिखाया कि कैसे मेरा काटना है नुकसान, साथ ही विजेताओं की सवारी का महत्व। एड ने एक उत्कृष्ट रोल मॉडल प्रदान किया। उदाहरण के लिए, एक समय वो कम चांदी था और बाजार बस एक दिन में आधा पैसा, एक पैसा एक दिन में कम करता रहा। बाकी सब बुलिश लग रहे थे, बात कर रहे थे इस बारे में कि चांदी को क्यों ऊपर जाना पड़ा क्योंकि यह इतना सस्ता था। लेकिन एड बस छोटा रहा। एड ने कहा, रुझान नीचे है और जब तक चलन नहीं बदलता है तब तक मैं छोटा रहूंगा।
मैंने उनसे धैर्य सीखा जिस तरह से उन्होंने प्रवृत्ति का पालन किया। उदाहरण ने आपको एक व्यापारी के रूप में बदल दिया? शुरू में नहीं। मैं वहां एड के साथ भी हारता रहा। क्या आपको याद है कि उस समय आप क्या गलत कर रहे थे? मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट रूप से परिभाषित स्थिति की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त धैर्यवान नहीं था। क्या आपने एड को सिर्फ टेल कोटिंग करने के बारे में सोचा था क्योंकि वो इतना सफल था? नहीं, मैं ऐसा करने के लिए खुद को नहीं ला सका। क्या आपने कभी सिर्फ ट्रेडिंग को छोड़ देने के बारे में सोचा था? मैं कभी कभी सोचता था कि शायद मुझे व्यापार करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसे रखना बहुत दर्दनाक था। हारना। फिडलर ऑन द रूफ में एक दृश्य है जहां लीड ऊपर देखता है और भगवान से बात करता है। मैं करूंगा, ऊपर देखो और कहो, क्या मैं सचमुच इतना मूर्ख हूं? और मुझे एक स्पष्ट उत्तर यह कहते हुए सुनाई दे रहा था, नहीं, तुम मूर्ख नहीं हैं, आपको बस इसे बनाए रखना है। तो मैंने किया। उस समय मैं एक बहुत ही दयालु, जानकार और सफल अर्ध सेवानिवृत्त दलाल से मित्रता कर रहा था। शेयरसन ने अमोस होस्टेटर नाम दिया। उन्हें मेरी लिखावट अच्छी लगती थी और हम बातें करते थे। अमोस ने बहुत मजबूत किया। एड ने मुझे जो बातें सिखाईं, उनमें से मुझे 2 लोगों से समान सिद्धांत मिल रहे थे। क्या आप उस समय फर्म के लिए सिफारिशें कर रहे थे? हाँ। और सिफारिशों ने कैसे काम किया? वे बेहतर थे क्योंकि मैं अधिक धैर्यवान था। वैसे भी मैं पूरी तरह से पैसे से बाहर था और बाहर जो लोग मुझे पैसे उधार देंगे, लेकिन मुझ में अभी भी एक तरह का जिद्दी आत्मविश्वास था जो मैं कर सकता था किसी तरह फिर से सही रास्ते पर आ जाओ। मैं केवल $12,500 प्रति वर्ष कमा रहा था, लेकिन मैं करने में कामयाब रहा। $700 बचाओ, चूंकि वो खाता खोलने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। मैंने एक मित्र के साथ एक संयुक्त खाता खोला जिन्होंने $700 भी लगाए। क्या आप इस संयुक्त खाते में ट्रेडिंग को पूरी तरह से निर्देशित कर रहे थे? हाँ, मेरे दोस्त को बाजारों के बारे में कुछ नहीं पता था। यह जुलाई 1972 की बात है और उस समय हम मूल्य नियंत्रण के अधीन थे। माना जाता है कि वायदा बाजार भी मूल्य नियंत्रण में था। यह निक्सन की कीमत फ्रीज थी? हाँ, जैसा कि मुझे याद है। प्लाईवुड की कीमत सैद्धांतिक रूप से $110 प्रति 1000 वर्ग फुट पर जमी हुई थी। प्लाईवुड उन बाजारों में से एक था जिनका मैंने फर्म के लिए विश्लेषण किया था। कीमत $110 के करीब पहुंच गई थी और मैंने बाहर रखा एक मंदी का समाचार पत्र कह रहा है कि भले ही आपूर्ति तंग थी, क्योंकि कीमतें $110 से अधिक नहीं हो सकती थीं। $110 पर कम जाने से खोने के लिए कुछ नहीं था। सरकार ने कीमतों को निर्धारित सीमा पर कैसे रखा? आपूर्ति और मांग को क्या रोका अधिक कीमत तय करने से? कीमतों में बढ़ोतरी के लिए यह कानून के खिलाफ था। आपका मतलब है कि निर्माता इसके लिए अधिक शुल्क नहीं ले सकते? सही। हालांकि जो हो रहा था वो यह था कि कीमत कृत्रिम रूप से कम रखी जा रही थी। और वहाँ है एक आर्थिक सिद्धांत कि कृत्रिम रूप से कम कीमत एक कमी पैदा करेगी। तो कमी विकसित हुई प्लाईवुड, लेकिन माना जाता है कि वायदा बाजार भी इसी दिशानिर्देश के तहत था। हालांकि कोई नहीं था जरूर। यह एक ग्रे क्षेत्र की तरह था। एक दिन जब मैं कोट बोर्ड को देख रहा था, कीमत $110 तक पहुंच गई। फिर यह $110 और 10 सेंट पर पहुंच गया, फिर $110 और 20 सेंट। दूसरे शब्दों में, वायदा कीमत के ऊपर 20 सेंट का कारोबार कर रही थी कानूनी सीमा। इसलिए मैंने फोन करना शुरू कर दिया कि क्या होने वाला है, लेकिन किसी को पता नहीं चला। क्या प्लाईवुड इकलौता बाजार था जो अपने प्राइस फ्रीज लेवल को पार कर गया था? हाँ, वैसे भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उस दिन बाजार $110 से अधिक बंद हुआ था। अगले दिन यह लगभग $110 और 80 सेंट एक पर खुला। निम्नलिखित तर्कों का उपयोग किया।
यदि वे इसे $110 से अधिक का व्यापार करने देते हैं आज, वे इसे कहीं भी व्यापार करने दे सकते हैं। इसलिए मैंने एक अनुबंध खरीदा। खैर, आखिरकार प्लाईवुड चला गया $200 तक। जब मैंने वो पहला अनुबंध खरीदा और कीमतें बढ़ीं, तो यह केवल पिरामिडिंग की बात थी और स्थिति की सवारी। मक्के के बाजार से सफाया होने के बाद क्या यह आपका पहला बड़ा व्यापार था? हाँ। क्या कैश प्लाईवुड का बाजार $110 पर रहा? वायदा बाजार उन उपयोगकर्ताओं के लिए अंतिम उपाय की आपूर्ति के रूप में कार्य करता है जिन्हें आपूर्ति नहीं मिल पाती है अन्यत्र। मूल रूप से, इसने दो स्तरीय बाजार बनाया, एक प्रकार का कानूनी काला बाजार, हाँ, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था क्योंकि उनके साथ कोई लंबे समय से संबंध नहीं थे। उत्पादक अपने प्लाईवुड को वायदा बाजार में अधिक कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। निर्माता थे इस सोच से नाराज थे कि उन्हें कानूनी मूल्य सीमा पर बेचना होगा। क्यों नहीं उत्पादकों ने सिर्फ वायदा बेच दिया और बेचने के विरोध में अनुबंध के खिलाफ वितरित किया मूल्य नियंत्रण स्तर पर नकद बाजार में? होशियार लोग इसे सीख रहे थे, लेकिन यह प्लाईवुड में वायदा कारोबार की शैशवावस्था थी और अधिकांश निर्माता इतने परिष्कृत नहीं थे। कुछ निर्माताओं को शायद यकीन नहीं था कि ऐसा करना कानूनी है। भले ही उन्होंने सोचा हो, उनके वकीलों ने उनसे कहा होगा, शायद लोग खरीद सकते हैं वायदा बाजार में किसी भी कीमत पर प्लाईवुड, लेकिन हम कानूनी से ऊपर बेचने और वितरित नहीं करना बेहतर समझते हैं। बहुत सारे सवाल थे। क्या सरकार ने कभी वायदा बाजार में दखल देने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं उस पर वापस आऊंगा। कुछ ही महीनों में $700 बढ़कर $12,000 हो गया ट्रेडिंग प्लाईवुड। क्या यह एकमात्र व्यापार था जो आपने किया था? हाँ। तब मुझे उज्ज्वल विचार आया कि लकड़ी में भी यही कमी की स्थिति होने वाली है। मैं शर्त लगाता हूँ एक व्यापार पर सब कुछ ठीक वैसे ही जैसे मैंने मकई, गेहूं के व्यापार पर किया था। उम्मीद है कि लकड़ी भी जाएगी अधिकतम मूल्य के माध्यम से। लंबर इस समय क्या कर रहा था? इसने कुछ नहीं किया। इसने सिर्फ प्लाईवुड को $110 से $200 तक जाते देखा। चूंकि वे दोनों लकड़ी के उत्पाद थे और लकड़ी भी कम आपूर्ति में थी, मैंने तर्क दिया कि लकड़ी ऊपर जा सकती है और यह होनी चाहिए। हालांकि जब मैंने लगभग $130 में लकड़ी खरीदी, तो सरकार आखिरकार जाग गई कि क्या था प्लाईवुड में हुआ, और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे लकड़ी में ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे लंबे समय के बाद कुछ सरकारी अधिकारी एक घोषणा के साथ सामने आए कि वे लकड़ी में सटोरियों पर नकेल कसने जा रहे थे, जो उनकी तरह बाजार को चलाने की कोशिश कर रहे थे। प्लाई की लकड़ी थी। उसी बयान पर लकड़ी का बाजार टूट गया। मैं उस बिंदु तक नीचे था जहां मैं फिर से सफाया होने के करीब था। 2 सप्ताह की अवधि थी जिसके दौरान वे जारी करते रहे ये कथन। बाजार ठीक ऊपर के स्तर पर स्थिर हो गया, जहां मेरा सफाया हो गया होता। मैं मेरे पद पर बने रहने के लिए बस इतना पैसा बचा था। जब आपने इसे खरीदा था तब बाजार $130 पर था। इस समय कहाँ था? लगभग $117। तो भले ही इस गिरावट का परिमाण मूल्य वृद्धि की तुलना में बहुत छोटा था प्लाईवुड, आपने लगभग उतना ही पैसा खो दिया क्योंकि लकड़ी में आपकी स्थिति बहुत बड़ी थी। आपके पास प्लाईवुड में था। सही। उन 2 हफ्तों के दौरान मैं लगातार नष्ट होने की कगार पर था। यह सबसे खराब था मेरे पूरे जीवन में। 2 सप्ताह मैं हर दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार ही जाता था, सिर्फ दर्द को रोकने के लिए हार मान लेना, या इसलिए कि आपके पास कम से कम कुछ तो बचा हो। मैं इतना परेशान था कि मैं अपने हाथों को कांपने से नहीं रोक सका। आप फिर से मिटाए जाने के कितने करीब आ गए? खैर, मेरा $12,000 $4,000 से कम हो गया था। क्या आपने अपने आप से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे फिर से किया है? हाँ,
और मैंने इसे फिर कभी नहीं किया। वो आखिरी बार था जब मैंने एक ट्रेड पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आखिर हुआ क्या? मैं टिकने में कामयाब रहा और बाजार आखिरकार पलट गया। कमी थी और सरकार के पास वायदा बाजार को रोकने की इच्छाशक्ति नहीं दिख रही थी। क्या ये अंतर्दृष्टि या साहस था जिसने आपको धारण करने की इच्छाशक्ति दी? हताशा, मुख्य रूप से। हालांकि चार्ट पर एक समर्थन बिंदु था कि बाजार नहीं लग सकता था बाहर ले जाना। तो मैं रुका रहा। उस वर्ष के अंत में $700, जो मेरे पास $12,000 से अधिक हो गया था और $4,000 से कम, अब $24,000 मूल्य का था। उस डरावने अनुभव के बाद मैं वास्तव में कभी नहीं फिर से ओवरट्रेड किया। अगले वर्ष 1973 सरकार ने मूल्य नियंत्रण हटाना शुरू किया। क्योंकि मूल्य नियंत्रण था, कई कृत्रिम कमियां पैदा की। जब उन्हें उठा लिया गया तो इसमें जबरदस्त उछाल आया। कई वस्तुएं, लगभग सब कुछ ऊपर चला गया। कई बाजारों में कीमतें दोगुनी हो गईं और मैं सक्षम था कम फ्यूचर्स मार्जिन द्वारा पेश किए गए जबरदस्त लीवरेज का लाभ उठाने के लिए। मेरे पास जो सबक थे सेकोटा से प्रमुख रुझानों वाले बाजारों में बने रहने के बारे में सीखा। 1973 में माई खाता $24,000 से बढ़कर $64,000 हो गया। उस समय हम कुछ बिल्कुल नया देख रहे थे। मुझे वो बाजार याद हैं, और भी कीमतों में उनके अंतिम अग्रिम का केवल 10% बढ़ने के बाद। ऐतिहासिक रूप से ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ी कीमत चाल। आपको किस बात का एहसास हुआ कि कीमतें इतनी आगे जा सकती हैं? उस समय मैं राजनीतिक रूप से दक्षिणपंथी था और वो मुद्रास्फीति अलार्मिस्ट होने के साथ फिट था। सिद्धांत की दुष्ट सरकार मुद्रा को लगातार खराब कर रही थी, बशर्ते कि इसके लिए सही परिप्रेक्ष्य हो। 1970 के दशक के मध्य के मुद्रास्फीति बाजारों में व्यापार, यह सही समय के लिए सही सिद्धांत था। सही बाजार तब व्यापार के लिए इतने उर्वर थे कि मैं बहुत सारी गलतियां कर सकता था और अभी भी करता हूं। खुआ लंबी तरफ सख्ती से व्यापार, हाँ, सब कुछ ऊपर जा रहा था। हालांकि मैं बहुत अच्छा कर रहा था, फिर भी मैंने एक भयानक गलती की। महान सोयाबीन बैल बाजार के दौरान, जो $3.25 से बढ़कर लगभग $12 हो गया था, मेरा मुनाफा लिया और सब कुछ से बाहर हो गया। मैं प्रवृत्ति के साथ रहने के बजाय फैंसी बनने की कोशिश कर रहा था। एड सेकोटा कभी भी किसी चीज से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि प्रवृत्ति नहीं बदली। तो एड अंदर था जबकि मैं था बाहर, और मैंने पीड़ा में देखा क्योंकि सोयाबीन लगातार 12 दिनों तक सीमित रहा। मैं असली था प्रतिस्पर्धी, और हर दिन मैं यह जानकर कार्यालय में आ जाता कि वो अंदर है और मैं बाहर हूँ। मैं काम पर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सोयाबीन फिर से बोली लगाने की सीमा होगी और मैं अंदर नहीं जा सका। क्या भगोड़े बाजार में न होने का यह अनुभव वास्तव में हारने के रूप में बढ़ रहा था? पैसे, हाँ, और भी। यह इतना उत्तेजित था कि एक दिन मुझे लगा कि मैं इसे और नहीं सह सकता और मैंने कोशिश की मानसिक पीड़ा को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर। जब वो काम नहीं किया, किसी ने कहा, क्यों नहीं तुम कुछ मजबूत लो, जिसे थोराजिन कहा जाता है। मुझे याद है कि इस थोरेजिन को घर पर ले जाना और फिर काम पर जाने के लिए मेट्रो में जाना। जैसे ही मैं चढ़ रहा था, मेट्रो के दरवाजे बंद होने लगे और मैं नीचे गिरने लगा। पहले तो मैंने कनेक्ट नहीं किया थोराजिन के साथ। वैसे भी मैं घर वापस भटक गया और दरवाजे से गिर गया। यह था वो मजबूत। इसने मुझे बाहर कर दिया और मैं उस दिन काम से चूक गया। वो मेरे व्यापार में निम्न बिंदु था। करियर, आपने कभी तौलिया नहीं फेंका और किसी समय सोयाबीन में वापस चले गए? नहीं, मुझे हारने का डर था। उस गलती के बावजूद, आपने पहले उल्लेख किया था कि आपने अपना खाता $64,000 तक बनाया है वर्ष के अंत। आगे क्या हुआ? उस समय के आसपास
मुझे कभी कभार कॉटन एक्सचेंज जाना पड़ता था। मेरे पास एक होगा। जब मैंने व्यापारियों को चिल्लाते और चिल्लाते हुए सुना तो एड्रेनालाइन भाग गया। यह सबसे रोमांचक लग रहा था दुनिया में जगह। लेकिन मुझे पता चला कि मुझे प्रवेश करने के लिए $1,00,000 की कुल संपत्ति दिखाने की जरूरत है। चूंकि मेरे पास था, वस्तुतः मेरे कमोडिटी खाते के बाहर कोई संपत्ति नहीं है, मैं अर्हता प्राप्त नहीं कर सका। मैंने पैसा कमाना जारी रखा बाजारों में, और कई महीनों के बाद मैंने $1,00,000 का आंकड़ा पार कर लिया था। उसी के आसपास समय एड सेकोटा ने सिफारिश की कि मैं लंबी कॉफी पर जाऊं, तो मैंने किया, लेकिन मैंने के नीचे एक करीबी रोक लगा दी। बाजार बस के मामले में यह नीचे चला गया। बाजार बंद हो गया और मुझे जल्दी से बाहर कर दिया गया। ईडी, हालांकि क्योंकि वो एक प्रमुख प्रवृत्ति अनुयायी था, उसके पास कोई पड़ाव नहीं था और अंत में उसे बंद कर दिया गया। लगातार कई दिनों तक सीमित बाजार। जब मैं बाजार से बाहर होता था तो हर दिन सेकोटा हारने की स्थिति में रहता था। वो सटीक था सोयाबीन व्यापार की विपरीत स्थिति, जब वो एक विजयी व्यापार में था और मैं बाहर था। मैं नहीं कर सका इसकी मदद करो, लेकिन मुझे खुशी की अनुभूति हुई। मैंने अपने आप से पूछा, यह कैसी जगह है जहां किसी का सबसे बड़ा आनंद है? जब कोई और पंगा ले रहा हो तो मिल जाए। यही वो बिंदु था जिसे मैंने महसूस किया कि मैं क्या हूं कर रहा था। बहुत प्रतिस्पर्धी था, और मैंने न्यूयॉर्क कॉटन में एक फ्लोर ट्रेडर बनने का फैसला किया। अदला बदली, ऐसा लगता है कि मंजिल और भी अधिक प्रतिस्पर्धी रही होगी। खैर, शायद, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या आपको फ्लोर ट्रेडर होने के बारे में कोई चिंता है? तथ्य यह है कि अब आप कम कर रहे थे अवसर का आपका क्षेत्र एक बाजार के नीचे। मैं इसे लेकर थोड़ा चिंतित था। जैसा कि यह निकला, मुझे बहुत चिंतित होना चाहिए था। हालांकि रिंग में ट्रेडिंग करने का विचार मेरे लिए बहुत रोमांचक था। इस मामले की सच्चाई यह थी कि जब मैं था ट्रेडों को चुनने में बहुत अच्छा, मैं निष्पादन भाग में कुल बस्ट था। मैं बहुत शर्मीला था और मैं भी फर्श पर खुद को सुनाने के लिए जोर से चिल्लाने के लिए डरपोक। मैंने अपने आदेशों को तक खिसका दिया। मेरे फर्श व्यापारी मित्र, जिन्होंने उन्हें मेरे लिए संभाला। यह कुछ महीनों तक चला, जब तक एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था। क्या आप अभी भी स्थिति व्यापारी के रूप में बाजारों में आ रहे थे, भले ही आप पर थे मंजिल? हाँ, लेकिन यह सिर्फ कायरता से बाहर था। तो मुझे लगता है कि कई दिनों तक आप व्यापार भी नहीं कर रहे थे। सही। क्या फर्श पर रहने का कोई फायदा था? नहीं, मेरे लिए नहीं। लेकिन मैंने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, और मैं इसे किसी को भी सुझाऊंगा जो एक बेहतर व्यापारी बनना चाहता है। मैंने वहां जो कुछ भी सीखा, उसका मैंने सालों तक इस्तेमाल किया। आपने किस तरह की चीजें सीखीं? आप फर्श पर बाजार की लगभग अवचेतन भावना विकसित करते हैं। आप कीमत नापना सीखते हैं, रिंग में आवाजों की तीव्रता से गति। उदाहरण के लिए, जब बाजार सक्रिय होता है और चलती है और फिर शांत हो जाती है, यह अक्सर एक संकेत है कि यह बहुत आगे नहीं जाने वाला है। भी कभी-कभी जब रिंग मध्यम रूप से जोर से होती है और अचानक संकेत होने के बजाय बहुत तेज हो जाती है कि बाजार विस्फोट के लिए तैयार है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह वास्तव में इंगित करता है कि बाजार है विरोधी आदेशों की अधिक मात्रा में चल रहा है। लेकिन जब आप मंच से बाहर हो जाते हैं तो आप उस प्रकार की जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं? आपने कहा था कि फर्श पर सीखी गई चीजें बाद में आपकी मदद करती हैं। मैंने इंट्राडे चार्ट पॉइंट्स का महत्व सीखा, जैसे कि पहले के दैनिक उच्च प्रमुख इंट्राडे चार्ट पर अंक मैं जितना धारण कर सकता था, उससे कहीं अधिक बड़े स्थान ले सकता था, और यदि यह काम नहीं करता था तुरंत मैं जल्दी से निकल जाता। उदाहरण के लिए, एक महत्वपूर्ण इंट्राडे बिंदु पर मैं एक 20 अनुबंध की स्थिति 3 से 5 अनुबंधों के बजाय मैं 1 का उपयोग करके धारण कर सकता था। अत्यंत करीबी पड़ाव
बाजार या तो उड़ गया और भाग गया, या मैं बाहर था। कभी कभी मैं केवल 10 बिंदु जोखिम के साथ 300-400 अंक या अधिक। ऐसा इसलिए था क्योंकि फर्श पर होने के कारण मेरे पास था इस बात से परिचित हो जाएं कि बाजार ने उन इंट्राडे बिंदुओं पर कैसे प्रतिक्रिया दी। उन दिनों मेरा व्यापार सफल होने जैसा थोड़ा सा था। मैं सही समय पर लहर के शिखर पर हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर यह काम नहीं किया तो मैं बाहर निकल गया। मुझे कई सौ अंक बनाने और मुश्किल से कुछ भी जोखिम में डालने का मौका मिल रहा था। मैंने बाद में उस सफिंग तकनीक का इस्तेमाल डेस्क ट्रेडर के रूप में किया। हालांकि वो दृष्टिकोण तब वास्तव में अच्छा काम किया। मुझे नहीं लगता कि यह आज के बाजारों में भी काम करेगा। 4 क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार चटपटे हो गए हैं? सही। उन दिनों यदि बाजार एक इंट्राडे चार्ट बिंदु पर पहुंच जाता है तो वो उस बिंदु तक पहुंच सकता है। उतारो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। अब अक्सर लौट आता है। तो उत्तर क्या है? मुझे लगता है कि रहस्य आपके द्वारा किए जाने वाले ट्रेडों की संख्या में कटौती कर रहा है। सबसे अच्छे ट्रेड वे हैं जिनमें जो आपके लिए सभी 3 चीजें हैं: बुनियादी बातों, तकनीकी और बाजार का स्वर। पहले बुनियादी बातों का सुझाव देना चाहिए कि आपूर्ति और मांग का असंतुलन है, जिसके परिणामस्वरूप हो सकता है एक बड़ी चाल में। दूसरा, चार्ट को यह दिखाना चाहिए कि बाजार उस दिशा में बढ़ रहा है कि बुनियादी सुझाव देते हैं। तीसरा, जब खबर सामने आती है तो बाजार को इस तरह से कार्य करना चाहिए जो दर्शाता है सही मनोवैज्ञानिक स्वर। उदाहरण के लिए, एक बुल मार्केट को मंदी की खबरों से बचना चाहिए और प्रतिक्रिया देनी चाहिए खबरों को तेज करने के लिए सख्ती। यदि आप अपनी गतिविधि को केवल उन प्रकार के ट्रेडों तक सीमित कर सकते हैं तो आपके पास पैसा कमाने के लिए किसी भी बाजार में, किसी भी परिस्थिति में, क्या वो अधिक प्रतिबंधात्मक व्यापारिक शैली है जिसे आपने अंततः अपनाया है? नहीं, क्योंकि मूल रूप से मैंने खेल का बहुत आनंद लिया। मुझे पता था कि मुझे केवल उन इष्टतम में होना चाहिए व्यापार। लेकिन व्यापार मेरे लिए एक रिहाई और शौक था। इसने मेरे जीवन में बहुत सी अन्य चीजों को बदल दिया। मैं कार्रवाई का मजा मेरे अपने मानदंडों से आगे रखा। हालांकि जिस चीज ने मुझे बचाया वो यह थी कि जब कोई व्यापार मेरे सभी मानदंडों को पूरा करता है तो मैं उस स्थिति के आकार का 5 से 6 गुना दर्ज करूंगा जो मैं कर रहा था अन्य व्यापार। क्या आपके सभी लाभ उन ट्रेडों से आ रहे थे जो मानदंडों को पूरा करते थे? हाँ। क्या अन्य ट्रेड भी टूट रहे थे? अन्य ट्रेडों ने भी तोड़ दिया और मुझे खुश रखा। क्या आपने ट्रैक किया कि कौन से थे ताकि आप जान सके कि क्या चल रहा था? बस मानसिक रूप से। अन्य ट्रेडों पर मेरा लक्ष्य सिर्फ इवन को तोड़ना था। मुझे पता था कि बड़ा पैसा था मेरे मानदंडों को पूरा करने वाले ट्रेडों पर किया जा रहा है। हमेशा ऐसे ट्रेड होंगे जो उनसे मिलते हैं आवश्यकताएं, लेकिन उनमें से कम हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत अधिक धैर्य रखना होगा। ऐसे ट्रेड कम क्यों हैं? क्या बाजार अधिक परिष्कृत हो गया है? हाँ, मेरे शुरुआती दिनों की तुलना में बहुत अधिक पेशेवर व्यापारी हैं। उन वर्षों में मेरे पास बढ़त थी। एड सेकोटा और अमोस होस्टेलर ने जिस कोण से मुझे हंसाया उसे जानकर अब सब जानते हैं उन सिद्धांतों। आपके पास उज्ज्वल लोगों और कंप्यूटरों से भरे व्यापारिक कमरे हैं। उन दिनों आप बोर्ड देखते थे और जब यह एक प्रमुख चार्ट से ऊपर चला जाता था तो आप मकई खरीदते थे। बिंदु 1 घंटे बाद अनाज लिफ्ट ऑपरेटर अपने दलाल से कॉल करेगा और वो खरीद सकता है। अगले दिन ब्रोकरेज हाउस बाजार को कुछ और ऊपर धकेलते हुए व्यापार की सिफारिश करेगा। तीसरे दिन हमें उन लोगों से शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो गलत थे, और फिर कुछ दुनिया के दंत चिकित्सकों से ताज़ा खरीदारी, जिन्हें आखिरकार यह शब्द मिल गया कि इल सही समय है खरीदना। अल दैट लाइम।
मैं सबसे पहले खरीदने वालों में से एक था क्योंकि मैं कुछ पेशेवरों में से एक था, खेल खेल रहे व्यापारी। मैं कई दिनों बाद दंत चिकित्सकों को बेचना बंद कर दूंगा। आप अल्पकालिक व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप प्रमुख चालों के लिए व्यापार नहीं कर रहे थे? मैंने कुछ प्रमुख चालों का कारोबार किया, लेकिन कई बार मैं 2 या 3 दिनों में अपना मुनाफा कमा लेता था। उस तरह का व्यापार। आप बाजार में वापस कब आए? ठीक है, दंत चिकित्सक अपनी स्थिति बनाए रखने वाले नहीं थे, क्योंकि वे गलत समय पर खरीदारी कर रहे थे। तो जब बाजार वापस गिर जाता, तो मैं वापस अंदर चला जाता। आजकल, जिस क्षण बाजार टूटता है, एक प्रमुख चार्ट बिंदु, यह व्यापारियों के पूरे ब्रह्मांड द्वारा माना जाता है। तो लैग्ड फॉलो अप ट्रेड अब नहीं है? ठीक है, अनाज लिफ्ट ऑपरेटर पहले ही शर्त लगा चुका है। दंत चिकित्सक गिनती नहीं करते क्योंकि उनका स्तर व्यापारिक भागीदारी बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास अब उनके द्वारा व्यापार करने के बजाय फंड प्रबंधकों के साथ निवेश किया गया पैसा है खुद। ठीक है, और यहाँ तक अगर दंत चिकित्सक अभी भी वहाँ हैं, तो वे एक लॉट का व्यापार कर रहे हैं, जो एक अर्थहीन है स्थिति जब फंड मैनेजर एक क्लिप पर 1000 का कारोबार कर रहे हैं। अब आपको लगभग होना ही है विरोध। आपको पूछना होगा, क्या यह सच नहीं है कि मेरे सभी साथी पेशेवर व्यापारी पहले से ही हैं? तो कौन खरीदने के लिए बचा है? आपको इसके बारे में पहले चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमेशा कोई न कोई बचा रहता था खरीदने के लिए। वे लोग जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे या धीमी गति से प्रतिक्रिया कर रहे थे। अब हर कोई वैसा ही है, निर्णायक, उतना ही तेज। क्या बाजार अब झूठे ब्रेकआउट के लिए अधिक प्रवण है? हाँ, और भी बहुत कुछ। क्या ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम तब औसत दर्जे के लिए बर्बाद हो जाते हैं? मुझे ऐसा विश्वास है। मेरा मानना कि प्रवृत्ति का युग तब तक समाप्त हो गया है जब तक कोई विशेष नहीं है एक बाजार में असंतुलन जो बाकी सब से आगे निकल जाता है। 1988 का अनाज क्षेत्र में सूखा, जो इस साक्षात्कार के तुरंत बाद विकसित किया गया, अपवाद के प्रकार का एक आदर्श उदाहरण प्रदान करता है। मार्कस है वर्णन। एक और अपवाद होगा यदि हम एक प्रमुख मुद्रास्फीति या अपस्फीति में प्रवेश करते हैं, वातावरण। दूसरे शब्दों में, जब तक कि कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति न हो जो बाकी सब चीजों पर हावी हो जाए। हाँ, क्या पिछले 5 से 10 वर्षों के दौरान बाजार बदल गए हैं क्योंकि पेशेवर पैसा प्रबंधक अब सट्टा व्यापार गतिविधि के बहुत अधिक अनुपात के लिए खाते हैं, जैसा कि छोटे सट्टेबाजों के विरोध में जो सभी गलतियां करते हैं। बाजार बदल गए हैं। इसका प्रमाण यह है कि रिचर्ड डेनिस, जिन्होंने कई वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन किया है, 1988 में उनके द्वारा प्रबंधित किए जा रहे फंड पर 50% से अधिक का नुकसान हुआ। प्रवृत्ति निम्नलिखित सिस्टम दृष्टिकोण अब काम नहीं करता। समस्या यह है कि एक बार जब आप एक प्रवृत्ति को परिभाषित कर लेते हैं और एक स्थिति ले लेते हैं, बाकी सभी ने भी एक स्थान ले लिया है। चूंकि खरीदने के लिए कोई नहीं बचा है, बाजार झूल रहा है दूसरी दिशा में चारों ओर और आपको बाहर निकालता है। हमारे पास अब कई अच्छे रुझान नहीं होने का एक कारण यह है कि केंद्रीय बैंक रोक रहे हैं प्रवृत्ति के दूसरे पक्ष को लेकर मुद्रा हाथ से निकलने से हटती है। क्या उन्होंने हमेशा ऐसा नहीं किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि आप विदेशी केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे गए ट्रेजरी ऋण के चार्ट को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यह पिछले कुछ वर्षों के दौरान खगोलीय रूप से बढ़ा है। विदेशी बैंक हावी होते दिख रहे हैं हमारे व्यापार ऋणों के वित्तपोषण में निजी विदेशी निवेशकों से। आपको क्या लगता है कि व्यापार के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? और क्या आपकी अपनी व्यापारिक शैली बदल गई है कि इसलिए? एक समय में मैं मुद्राओं में भारी व्यापार करता था। उदाहरण के लिए, रीगन के पहली बार चुने जाने के बाद के वर्षों में और डॉलर बहुत मजबूत था।
मैं 600 मिलियन ड्यूश मार्क्स जितना बड़ा पोजीशन लूंगा मेरे अपने खाते और कंपनी के खाते के बीच। उस समय यह लगभग $300 मिलियन था कीमत। वो बहुत अच्छी लाइन थी। मैं शायद दुनिया के सबसे बड़े मुद्रा व्यापारियों में से एक था, बैंकों सहित। यह बहुत थका देने वाला था क्योंकि यह 24 घंटे का बाजार था। जब मैं सोने चला गया तो मैं बाजारों की जांच के लिए लगभग हर 2 घंटे में उठना पड़ता है। मैं हर प्रमुख केंद्र में ट्यून करूंगा जैसे ही यह खुला। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ज्यूरिख और लंदन। इसने मेरी शादी को मार डाला। आजकल मैं कोशिश करता हूं मुद्राओं से बचें, क्योंकि मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक स्थिति है। आपको यह निर्धारित करना होगा कि क्या केंद्रीय बैंक करने जा रहे हैं। जब आप सक्रिय रूप से मुद्राओं का व्यापार कर रहे थे, तो क्या आप रात भर जाग रहे थे? क्योंकि आप इससे पहले किसी बड़े कदम के गलत पक्ष में फंसने के बारे में चिंतित थे। अमेरिका में खुले बाजार? हाँ। क्या आप हमेशा इस तरह से व्यापार करते थे? या क्या आप पर्याप्त बार पकड़े गए ताकि आप 24 घंटे व्यापार करना शुरू कर सके? ऐसा काफी बार हुआ कि मैं लज्जित हो गया। एक बड़ा अंतर कदम होगा जिसे आप विदेशों में व्यापार करके टाल सकते थे। यह सही है। उदाहरण के लिए, मुझे एक समय याद है, 1978 के अंत में डॉलर में गिरावट आ रही थी। हर दिन नए निचले स्तर पर गिर रहा है। यह उस अवधि के दौरान था जब मैं सहयोग कर रहा था और एक के रूप में व्यापार कर रहा था ब्रेस कोवनेर के साथ सहयोगी। हम रोज घंटों बातें करते थे। एक दिन हमने देखा कि डॉलर रहस्यमय रूप से मजबूत हो गया। एक तीव्र मूल्य आंदोलन था जिसे किसी के द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। ज्ञात जानकारी। हम पागलों की तरह अपनी लंबी मुद्रा की स्थिति से बाहर निकले। उस वीकेंड राष्ट्रपति कार्टर ने डॉलर समर्थन कार्यक्रम की घोषणा की। अगर हम अगले यूएस व्यापार तक इंतजार कर रहे थे, सत्र हम का सफाया कर दिया गया होता। वो स्थिति उन सिद्धांतों में से एक को दर्शाती है जिन पर हम विश्वास करते थे, अर्थात बड़े खिलाड़ी सरकारों सहित हमेशा अपना हाथ बंटाएंगे। अगर हमने अपने खिलाफ एक आश्चर्यजनक मूल्य वृद्धि देखी है जो हम समझ नहीं पाते थे, हम अक्सर बाहर निकल जाते थे और बाद में कारण ढूंढते थे। मुझे वो बाजार अच्छी तरह याद है। मुद्रा वायदा बाजारों को के लिए लिमिट डाउन लॉक कर दिया गया था। उस घोषणा के बाद लगातार कई दिन आप ठीक ऊपर के पास से निकल गए होंगे उस बाजार का। हमने उस व्यापार पर बहुत अच्छा निकास किया। वैसे भी मेरा कहना है कि मेरा मानना शिष्टाचार के रूप में यूरोपीय केंद्रीय बैंकों को हमारे द्वारा किए जाने वाले बड़े बदलावों के बारे में सूचित किया जाता है, और वे अक्सर आगे की कार्रवाई करते हैं। अमेरिकी नीति घोषणाएं नतीजतन मूल्य चाल यूरोप में सबसे पहले दिखाई देती है, भले ही वो है किसी चीज के कारण हम पहल करते हैं। यदि यह यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई है, तो मूल्य परिवर्तन है निश्चित रूप से पहले वहां होने जा रहा है। मुझे लगता है कि व्यापार के लिए सबसे अच्छे घंटे अक्सर यूरोप में होते हैं। अगर मेरे पास होता जिस अवधि में मैं अपना जीवन व्यापार के लिए समर्पित करने जा रहा था, मैं यूरोप में रहना चाहूंगा। आइए वापस जाएं और अपने कुछ व्यापारिक इतिहास को भरें। निर्णय लेने के बाद आप कहां गए? एक मंजिल व्यापारी होने का त्याग करें। मुझे अमोस होस्टेटर का फोन आया, जिसने शेयरसन में मुझसे दोस्ती की थी। उस समय वो भी था कमोडिटी कॉर्पोरेशन के लिए कुछ पैसे का व्यापार। अमोस ने मुझसे कहा कि मुझे सलाह दी जाएगी कमोडिटी कॉर्पोरेशन में एक व्यापारी के रूप में शामिल होने पर विचार करें। उस समय उनका सिद्धांत यह था कि वे इन सभी महान अर्थशास्त्रियों को नियुक्त करने जा रहे थे व्यापारी। उनके बोर्ड में पॉल सैमुअल बेटे जैसे लोग थे। उन्होंने मुझे काम पर रखने का विचार लाया। एक मुलाकात पर पहला सवाल था, उन्होंने कौन से लेख लिखे हैं, वे किन पत्रिकाओं में रहे हैं।
प्रकाशित। मेरे पास उदार कला में बीए था और वो था। पंच लाइन थी, वो सिर्फ व्यापार करता है। सभी ने सोचा कि यह बहुत मजेदार था। लेकिन क्या वे पैसे का व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं कर रहे थे? उन्होंने नहीं सोचा था कि वास्तव में पैसा कमाना संभव था जब तक कि आपके पास पीएचडी। लेकिन अमोस उन्हें मुझे एक मौका देने के लिए राजी किया। मेरा मानना कि मैं पहला गैर पीएचडी था व्यापारी जो उन्होंने कभी काम पर रखा था। उन्होंने अगस्त 1974 में $30,000 से मेरी शुरुआत की। लगभग 10 वर्षों के बाद मैंने वो खाता बदल दिया था $80 मिलियन में। वे कुछ बहुत अच्छे वर्ष थे। क्या आपने मूल $30,000 को $80 मिलियन में गुना किया, या उन्होंने रास्ते में पैसे जोड़े? पहले कुछ वर्षों के बाद उन्होंने मुझे व्यापार करने के लिए $1 लाख दिए। उस समय के बाद वे हमेशा थे पैसे निकाल रहा है। उन वर्षों में वे एक विस्तारवादी चरण में थे और उन्होंने व्यापारियों पर कर लगाया 30 उनके खर्चों का भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष %। तो आपको अपना खाता स्तर बनाए रखने के लिए सालाना 30% बनाना होगा। आपके पास कुछ होना चाहिए अविश्वसनीय रिटर्न वर्ष। आपके खाते की वृद्धि को देखते हुए, विशेषकर उस बाधा के तहत। मैं वर्षों और वर्षों से कम 100% सालाना कमा रहा था। आपका सबसे अच्छा साल कौन सा था? मेरा सबसे अच्छा वर्ष 1979 रहा होगा। यह एक अविश्वसनीय वर्ष था। मैंने सोना पकड़ा जब वो ऊपर चला गया $800। आपने पूरी चाल पकड़ी। मैं अंदर और बाहर था, लेकिन मुझे याद है कि मैं इसके बड़े हिस्से को पकड़ रहा था एक बार में $100 प्रति औंस। यह एक जंगली था समय। उन दिनों मैं ऑस्ट्रेलिया में सोना खरीदता था। हांगकांग इसे $10 अधिक ऊपर धकेलता था। यह लंदन में $1 और $10 तक बढ़ जाता था, और जब तक न्यूयॉर्क खुला, मैं एक पर बेचने में सक्षम था। $30 लाभ। ऐसा लगता है कि विदेशी बाजारों में सोना खरीदने का बहुत बड़ा फायदा था, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। उन दिनों मुझे कैलिफोर्निया में रहने का एक फायदा था, क्योंकि मैं हांगकांग में व्यापार कर रहा था जब मेरे न्यूयॉर्क के साथी सो रहे थे। मुझे याद है जब मैंने के आक्रमण के बारे में सुना था टेलीविजन समाचार पर अफगानिस्तान। मैंने हांगकांग को यह देखने के लिए फ़ोन किया कि क्या किसी को इसके बारे में पता है, और किसी को नहीं लगा। कीमत नहीं बदल रही थी। मैं पहले 200,000 औंस सोना खरीदने में सक्षम था। किसी को पता था कि क्या हो रहा है। वो 2000 अनुबंध है। क्या आपको उनके उस आकार को लेने में कोई तरलता की समस्या थी? हांगकांग में स्थिति? नहीं। उन्होंने मुझे सामान दिया, लेकिन ऐसा करके वे तले जरूर गए। मुझे मेरी अंतिम यात्रा पर बताया गया था हांगकांग कि मुझे गोल्ड फ्लो पर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों को वो वाकया आज भी याद है। वे जानते थे कि व्यापार के दूसरी तरफ कौन था। हाँ, वे जानते थे। क्या उन्हें लगा कि आप कुछ जानते हैं? नहीं। उन्होंने शायद सोचा था कि मैं पागल था। अंदर आकर वो सारा सोना खरीद रहा था। फिर जब करीब 5 से 10 मिनट बाद खबर आई तो सब हाथ पांव मारने लगे। मेरे पास तत्काल $10 था। 200,000 औंस पर प्रति औंस लाभ। यह विश्वास करना कठिन है कि आप टेलीविजन समाचारों का व्यापार कर सकते हैं। मुझे पता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं किया था। वो पहला, आखिरी और एकमात्र समय था, लेकिन मैंने ऐसा किया। वो विशेष रूप से सोने का बाजार निकट ऊर्ध्वाधर वृद्धि और गिरावट में समाप्त हुआ। क्या आप समय पर निकल गए? हाँ, मुझे रास्ते में करीब $750 मिले। मैं बीमार महसूस कर रहा था जब मैंने देखा कि सोना करीब $900 तक जा रहा है। लेकिन बाद में जब यह वापस गिरकर $400 एक पर आ गया तो इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर आप बहुत अच्छी तरह से आउट हुए। आपको किस बात से पता चला कि हम एक शीर्ष के पास थे?
उस समय हमारे पास कई जंगली बाजार थे। मेरी एक रेल्स बाहर निकलने के लिए था जब अस्थिरता और गति बिल्कुल पागल हो गई। मेरे पास मापने का एक तरीका सीमित दिनों के साथ था। मैं उन दिनों हमारे पास बहुत सी स्थितियां हुआ करती थीं जब एक बाजार कई के लिए सीमित हो जाता था, लगातार 2 दिन। तीसरे सीधे लिमिट अप दिवस पर मैं बहुत सतर्क रहना शुरू कर दूंगा। मैं लगभग हमेशा चौथे लिमिट अप वाले दिन आउट हो जाएगा, और अगर मैं किसी तरह किसी के साथ बच गया होता, मेरी स्थिति का हिस्सा है कि लंबे समय तक मेरे पास 5वें सीमा अप दिवस पर बाहर निकलने के लिए एक अनिवार्य दौड़ थी। मैं तो बस उस तरह की अस्थिरता पर खुद को बाजार से बाहर करने के लिए मजबूर किया। एक हारे हुए व्यापारी से बहुत सफल होने के लिए आपका संक्रमण बड़े बेल के साथ मेल खाता है। 1970 के दशक की शुरुआत से मध्य तक कमोडिटी बाजारों में चरण। आपका कितना जल्दी सफलता एक व्यापारी के रूप में आपके कौशल के कारण थी और बाजार कितना था? ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि बाजार इतने अच्छे थे कि खरीदने और होल्ड करने से आप हार नहीं सकते थे। कई अन्य सफलता की कहानियां थीं। भाग्योदय हो रहा था, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने अपना भाग्य नहीं रखा। यह सच है, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली था। जब तक बाजार फिर से मुश्किल हो गया, मैं एक अच्छा था व्यापारी। तब तक मैंने वास्तव में अपना शिल्प सीख लिया था। इसके अलावा उस समय तक मुझे होने का फायदा था एक बाजार में बहुत जानकार बने। कोको। लगभग 2 वर्षों तक मैंने लगभग कुछ भी नहीं कारोबार किया, लेकिन कोको हेमुट वेमर से मिली जानकारी और मदद के कारण के संस्थापक कमोडिटी कॉर्पोरेशन हेमुट कोको का एक अविश्वसनीय विशेषज्ञ था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जो इतनी थी गहरा मैं कव को नहीं समझ सका। साथ ही बिजनेस में उनके हर तरह के दोस्त थे। उसके साथ हेमुट और उसके दोस्तों से मुझे जो ज्ञान और जानकारी मिली, मुझे लगा कि मैं ब्रह्मांड को जानता हूं। कोको इस तरह से कि मैं पहले कभी किसी बाजार को नहीं जानता था। लगभग अनन्य कोको व्यापार का वो चरण स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया। क्या हुआ? हेमुट कोको व्यापार से सेवानिवृत्त हुए। मुझे लगता है कि हेमुट लगभग उतने सफल व्यापारी नहीं थे जितने आप थे। मान लीजिए कि मैंने हेमुट की जानकारी पर उससे कहीं बेहतर व्यापार किया है। शुरुआती हारने वाले वर्षों को छोड़कर, क्या ऐसे कोई व्यापार थे जो विशेष रूप से बाहर खड़े थे? दर्दनाक। खैर, मैं खुद को संभावित रूप से डराने वाली आपदाओं में कभी नहीं फंसने दूंगा। सबसे खराब मेरी भारी मुद्रा व्यापार अवधि के दौरान स्थिति हुई। मैं अच्छा कर रहा था और वहन कर सकता था बड़े पदों पर रहें। एक बार डॉयचे के अंकों में मेरा बहुत बड़ा स्थान था। जब बंडेसबैंक आया और सट्टेबाजों को दंडित करने का फैसला किया, मैंने लगभग उसी समय फ़ोन किया कि यह सब हो रहा था और मुझे पता चला कि मैं लगभग 5 मिनट में $2 के मिलियन से बाहर हो गया था। तो मैं बाहर निकला, बल्कि $2 के मिलियन का नुकसान $10 मिलियन तक जाने की तुलना में देखें। तब मुझे के परेशान करने वाले अनुभव को सहना पड़ा, बाजार को अपनी पूरी गिरावट को देखते हुए। तुम्हारे बाहर निकलने के कितने समय बाद? लगभग आधा घंटा। क्या आप वापस अंदर गए? नहीं, उन्होंने उस समय तक मुझसे स्टार्च निकाल लिया था। पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको लगता है कि आपने उस व्यापार से बाहर निकलकर सही काम किया? हाँ, लेकिन यह महसूस करना अभी भी दुख की बात है कि अगर मैंने इसे बैठकर कुछ नहीं किया, तो मैं ठीक हो गया होता $2 मिलियन खोने के बजाय। क्या आपने अपनी ट्रेडिंग में जो पैसा कमाया था, उसमें से कोई निवेश किया था? या आप उसे जोतते रहे? वापस अपने खाते में? मैंने बहुत सारे खराब निवेश किए और मेरे द्वारा व्यापार किए गए पैसे का काफी बड़ा हिस्सा खो दिया। जब मैं बड़ा व्यापार कर रहा था, तो मैं इसे करते रहने का एक कारण चाहता था, इसलिए मैंने बेतहाशा पैसा खर्च किया। पर एक बार मेरे पास लगभग 10 घर थे और उन सभी पर पैसा खो दिया।
कुछ मैंने आई से पहले बेचे, उनमें एक रात भी बिताई थी। मेरे पास एक विमान चार्टर सेवा थी और उस पर बहुत सारा पैसा खो दिया था। एक बिंदु पर मुझे लगा कि मेरे द्वारा किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए 30% में जा रहा था सरकार, 30% मेरे विमानों का समर्थन करने जा रहा था और 20% मेरा समर्थन करने जा रहा था रियल एस्टेट। इसलिए मैंने आखिरकार सब कुछ बेचने का फैसला किया। ऐसा लगता है जैसे आप एक व्यापारी के रूप में बुद्धिमान थे, आप एक निवेशक के रूप में भोले थे। हाँ, मैं अविश्वसनीय रूप से भोला था। काफी बड़ी संख्या में अचल संपत्ति लेनदेन में से कई में कैलिफोर्निया, मैंने उनमें से एक को छोड़कर सभी पर पैसा खो दिया। मैं शायद एकमात्र जीवित व्यक्ति हूं जो दावा कर सकता है वो संदिग्ध भेद। आपको क्या लगता है कि आपने अपने निवेश पर इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया? मैं भावनात्मक रूप से सब कुछ करूंगा। मैंने कुछ भी विश्लेषण नहीं किया। एक मायने में आप अपने शुरुआती ट्रेडिंग अनुभव की गलती दोहरा रहे थे। शामिल होना किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे और फिर पैसे खो देते थे। क्या कोई घंटी नहीं बजी? यह लगभग ऐसा लगता है कि कहीं और अपना पैसा खोने की आपकी आत्मविनाशकारी प्रवृत्ति थी। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने कमाए हुए पैसे के आधे से अधिक को शायद खो दिया। इस दौरान जब आप ये सब नासमझी कर रहे थे तो किसी ने हड़पने की कोशिश नहीं की। आप कंधे से कंधा मिलाकर कहें, क्या आपको एहसास है कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ, लेकिन जब भी मेरे स्टाफ में किसी ने किया तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। एक समय में मैं 60 को रोजगार दे रहा था या 70 लोग। हाय, मेरे सभी पैसे खोने वाले व्यवसायों के अलावा मेरे पास न्याय करने के लिए बहुत बड़ा अखरोट था। वेतन का समर्थन करें। सच कहूं तो मैंने जो पैसा कमाया वो बहुत सारा पैसा नाले में चला गया। क्या इन नुकसानों का बाजार में नुकसान का कोई भावनात्मक प्रभाव पड़ा है? कारण मैं पूछता हूं, ऐसा लगता है कि आप इन निवेश घाटे के बारे में बहुत ही निष्पक्षता से बात कर रहे हैं। हाँ, यह जानकर दुख हुआ कि मैं कितना मूर्ख था, लेकिन मैंने सीखा है कि मैं भौतिक से जुड़ा नहीं हूं चीजें। मैंने इसे जीवन के सबक के रूप में स्वीकार किया। मैंने सीखा है कि मेरे पास हर खूबसूरत जगह पर एक घर नहीं है दुनिया। मैं एक होटल में रुक सकता हूं और समुद्र तट पर चल सकता हूं या वहां एक पगडंडी पर चढ़ सकता हूं। या अगर मुझे वास्तव में ऐसा लगता है खुद को खराब करते हुए, मैं एक विमान किराए पर ले सकता हूं। मेरे पास एक का मालिक नहीं है। ठीक है, यह निश्चित रूप से समझ में आता है, लेकिन मुझे जो मिल रहा है वो यह है कि मुझे संदेह है कि अगर आपके पास था पैसे के व्यापार की एक ही राशि खो दी, यह एक और अधिक दर्दनाक अनुभव होता। क्या इसलिए कि आपका अहंकार इन अन्य उपक्रमों से जुड़ा नहीं था? हाँ, मुझे यकीन है कि यह सच है। मैंने हमेशा महसूस किया कि कम से कम मैं एक चीज में होशियार था। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग है केवल एक चीज जिसमें मैं वास्तव में अच्छा हूं। अगर उसके लिए नहीं, तो शायद मैं चमकते हुए जूतों को जख्मी कर देता। क्या आपको लगता है कि एक महान व्यापारी होना एक सहज कौशल है? मुझे लगता है कि सफल व्यापारियों के ऊपरी सोपान में होने के लिए एक सहज कौशल, एक उपहार की आवश्यकता होती है। यह बस की तरह है एक महान वायलिन वादक होने के नाते। लेकिन एक सक्षम व्यापारी बनना और पैसा कमाना एक ऐसा कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। विफलता से लेकर अत्यधिक सफलता तक के पूरे व्यापारिक अनुभव से गुजरने के बाद, क्या बुनियादी सलाह क्या आप शुरुआती व्यापारी या हारने वाले व्यापारी को दे सकते हैं? पहली बात जो मैं कहूंगा वो हमेशा किसी एक विचार पर अपने पैसे का 5% से कम दांव लगाएं। जिस तरह से आप 20 से अधिक बार गलत हो सकते हैं। आपको अपना पैसा खोने में काफी समय लगेगा। मैं जोर देंगे कि 5% एक विचार पर लागू होता है। अगर आप 2 अलग-अलग में लॉन्ग पोजीशन लेते हैं संबंधित अनाज बाजार, ये अभी भी एक विचार है।
अगली बात मैं सलाह दूंगा कि हमेशा स्टॉप का उपयोग करें। मेरा मतलब वास्तव में उन्हें अंदर रखना है, क्योंकि वो आपको एक निश्चित बिंदु पर बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध करता है। क्या आप हमेशा एक बिंदु चुनते हैं जहां आप अंदर जाने से पहले बाहर निकलेंगे? हाँ, मैंने हमेशा ऐसा किया है। आपको करना होगा। मुझे लगता है कि आपके मामले में आप वास्तव में रोक नहीं सकते क्योंकि आपके आदेश भी हैं विशाल। हाँ, लेकिन मेरा ब्रोकर इसे पकड़ सकता है। जब आप किसी स्थिति में आने का आदेश देते हैं, तो क्या उसके साथ बाहर निकलने का आदेश होता है? ये सही है। एक और बात यह है कि अगर कोई पोजीशन आपको लगाते ही सही नहीं लगती है, तो ऐसा न करें। अपना मन बदलने और सही निकलने में शर्म आती है। इसलिए यदि आप व्यापार करते हैं और 5 मिनट बाद यह सही नहीं लगता है, तो अपने बारे में मत सोचो, अगर मैं इसे जल्दी से निकाल लेता हूं, तो मेरा ब्रोकर सोचेगा कि मैं एक मूर्ख हूं। हाँ, बिल्कुल। यदि आप किसी स्थिति के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं और आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो बस बाहर निकलें। आप हमेशा वापस आ सकते हैं। जब संदेह हो, तो बाहर निकलें और रात को अच्छी नींद लें। मैंने उसे किया बहुत बार और अगले दिन सब कुछ स्पष्ट था। क्या आप कभी-कभी बाहर निकलने के ठीक बाद वापस जाते हैं? हाँ, अक्सर अगले दिन। जब आप अंदर हों, तो आप सोच नहीं सकते। जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप सोच सकते हैं स्पष्ट रूप से फिर से। नौसिखिए व्यापारी को आप और क्या सलाह देंगे? शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप अपने विजेताओं को पकड़ें और अपने हारने वालों को काटें। दोनों समान हैं जरूरी। यदि आप अपने विजेताओं के साथ नहीं रहते हैं, तो आप हारने वालों के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको भी अपने प्रकाश का अनुसरण करना होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रतिभाशाली व्यापारी हैं। अक्सर मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि अगर मैं उनके तरीके से या उनके विचारों पर व्यापार करने की कोशिश करता हूं, तो मैं हारने वाला हूं। हर व्यापारी की ताकत और कमजोरियां होती हैं। कुछ विजेताओं के अच्छे धारक होते हैं, लेकिन वे अपनी पकड़ बना सकते हैं थोड़ा बहुत लंबा हारे हुए। अन्य अपने विजेताओं को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन वे अपने नुकसान को जल्दी से उठा लेते हैं। जब तक आप अपनी शैली से चिपके रहते हैं, तब तक आपको अपने दृष्टिकोण में अच्छाई और बुराई मिलती है। जब आप किसी और की शैली को शामिल करने का प्रयास करें, आप अक्सर दोनों शैलियों में से सबसे खराब शैली के साथ समाप्त हो जाते हैं। मैंने किया कि बहुत। क्या यह एक समस्या है क्योंकि आपको उस व्यापार में उसी प्रकार का विश्वास नहीं है जो आपका नहीं है? वास्तव में, हाय अंतिम विश्लेषण, आपको पद धारण करने और जोखिम लेने के लिए साहस की आवश्यकता है। अगर यह नीचे आता है, मैं इस व्यापार में हूं क्योंकि ब्रेस इसमें है, तो आपके पास नहीं होगा उसके साथ रहने का साहस। तो हो सकता है कि आप पहले स्थान पर न हों। क्या आप अभी भी अन्य व्यापारियों से बाजारों के बारे में बात करते हैं? बहुत ज्यादा नहीं। इन वर्षों में इसने मुझे ज्यादातर पैसे खर्च किए हैं। जब मैं अन्य व्यापारियों से बात करता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं इस विचार के प्रति बहुत सचेत रहो कि मुझे अपनी बात सुननी है। मैं उनकी जानकारी बिना लेने की कोशिश करता हूं, उनकी राय से अत्यधिक प्रभावित होना। बात मुझे लगता है कि हम बहुत प्रतिभाशाली व्यापारियों के बारे में बात कर रहे हैं, और यह अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यह आपका अपना विचार नहीं है, तो यह आपके व्यापार को गड़बड़ कर देता है। सही। आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि दुनिया बहुत परिष्कृत है और हमेशा अपने आप से पूछें, कैसे इस विशेष विचार पर कार्य करने के लिए बहुत से लोग बचे हैं। आपको यह विचार करना होगा कि क्या बाजार में है पहले से ही आपके विचार को छूट दी है। आप इसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? क्लासिक गति प्रकार के संकेतकों का उपयोग करके और बाजार के स्वर को देखकर। को कितने दिन हुए हैं बाजार नीचे या ऊपर एक पंक्ति में रहा है? सेंटीमेंट इंडेक्स पर रीडिंग क्या है?
क्या आप किसी व्यापार के बारे में बाजार के स्वर्ग के किसी अच्छे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? सबसे क्लासिक उदाहरण जो मैं सोच सकता हूँ वो 1970 के दशक के अंत में सोयाबीन बैल बाजारों में से एक है। पर उस समय सोयाबीन की भारी कमी थी। बाजार को ऊपर धकेलने वाली चीजों में से एक थी मजबूत निर्यात, प्रतिबद्धताओं और बिक्री का संकेत देने वाली साप्ताहिक सरकारी रिपोर्ट। मैं एक भारी पकड़ रहा था सोयाबीन में लॉन्ग पोजीशन और कमोडिटी कॉर्पोरेशन के किसी व्यक्ति ने मुझे नवीनतम के साथ बुलाया निर्यात के आंकड़े। उन्होंने कहा, मेरे पास अच्छी खबर है और मेरे पास बुरी खबर है। मैंने कहा, ठीक है, क्या अच्छा है न्यूज़? अच्छी खबर यह है कि निर्यात प्रतिबद्धता का आंकड़ा शानदार था। बुरी खबर यह है कि आपके पास कोई सीमा स्थिति नहीं है, अधिकतम अनुमेय सट्टा स्थिति आकार। वे थे अगले 3 दिनों तक बाजार सीमित रहने की उम्मीद है। दरअसल मैं थोड़ा उदास हो गया था कि मेरे पास एक बड़ा स्थान नहीं था। अगली सुबह मैंने उद्घाटन पर कुछ और अनुबंध खरीदने के लिए एक आदेश दर्ज किया। बस अगर मैं भाग्यशाली हो गया और लिमिट अप को लॉक करने से पहले बाजार में कारोबार हुआ। मैं मजा देखने के लिए वापस बैठ गया। बाजार ने लिमिट अप के रूप में खोला। अपेक्षित खुलने के कुछ समय बाद मैंने देखा कि बहुत सारे टेक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जैसे कि बाजार था लिमिट अप पर ट्रेडिंग। फिर कीमतों ने सीमा अप को कम कर दिया, जैसे मेरे ब्रोकर ने मेरे भरने की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया। बाजार में गिरावट शुरू हुई। मैंने अपने आप से कहा, सोयाबीन के लिए सीमित होना चाहिए था 3 दिन, और वे पहली सुबह लिमिट अप भी नहीं रख सकते। मैंने तुरंत अपने ब्रोकर को फोन किया और उसे बेचने के लिए कहा, क्या आप अपनी पूरी स्थिति से बाहर हो गए? इतना ही नहीं, लेकिन मैं इतना उत्साहित था कि मैं कितना बेच रहा था, इसकी गिनती खो गई। मैं गलती से घायल हो गया सोयाबीन की पर्याप्त मात्रा कम होने के कारण, जिसे मैंने 40 से 50 सेंट कम वापस खरीदा। उस केवल एक बार जब मैंने एक त्रुटि पर बहुत पैसा कमाया। ऐसी ही एक स्थिति मुझे याद आती है। यह कपास बैल बाजार था जब कीमतें लगभग $1 प्रति पाउंड पर पहुंच गया। आज तक मुझे याद है कि मैं लंबी कपास थी और सप्ताह का निर्यात आंकड़ा आया था। चीन को निर्यात का 500,000 गांठ दिखा रहा है। यह सबसे तेजी से कपास निर्यात का आंकड़ा था कभी देखा था। लेकिन अगले दिन लिमिट अप खोलने के बजाय बाजार करीब 150 ही खुला, अंक अधिक, और फिर कारोबार शुरू किया। यह बिल्कुल उच्च साबित हुआ। एक और दिलचस्प उदाहरण मुझे याद है तब हुआ जब हम बहुत मुद्रास्फीति के दौर में थे और सभी कमोडिटी बाजार लॉकस्टेप फैशन में कारोबार कर रहे थे। एक विशेष रूप से शक्तिशाली दिन पर लगभग सभी बाजार सीमित रहे। उस दिन कपास ने लिमिट अप खोला, वापस गिर गया और समाप्त हो गया दिन के लिए केवल मामूली अधिक। वो बाजार का शिखर था। बाकी सब कुछ बंद सीमा पर रहा ऊपर, लेकिन कपास ने फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देखी। क्या निहित नियम है कि यदि आप बाजारों के बीच एक सामान्य व्यवहार पाते हैं तो आप बेचना चाहते हैं, जो नीचे की ओर बढ़ते ही पिछड़ रहा है? जब बाजार बाकी सभी चीजों के सापेक्ष बहुत अधिक व्यवहार करता है तो आप बिल्कुल शर्त लगाना चाहते हैं। जब खबर अच्छी हो और बाजार ऊपर नहीं जा सकता तो आप निश्चित रूप से कम होना चाहते हैं। बाजारों के बारे में किस तरह की भ्रांतियां लोगों को परेशानी में डालती हैं? खैर, मुझे लगता है कि वित्तीय अक्षमता का प्रमुख कारण यह विश्वास है कि आप विशेषज्ञों पर भरोसा कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए। यह हो सकता है यदि आप सही विशेषज्ञ को जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पॉल ट्यूडर हैं जोन्स का नाय और वो बाजार के बारे में बात कर रहा है, यह सुनना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। आमतौर पर, हालांकि ये तथाकथित विशेषज्ञ व्यापारी नहीं हैं। आपका औसत ब्रोकर का ट्रेडर नहीं हो सकता है लाख साल
किसी अन्य तरीके से दलालों को सुनने से ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। ट्रेडिंग की आवश्यकता है गहन व्यक्तिगत भागीदारी। आपको अपना गृह कार्य स्वयं करना होगा, और मैं यही सलाह देता हूँ लोगों को करना है। कोई और गलतफहमी, मूर्खतापूर्ण धारणा है कि बाजारों में षड्यंत्र है। मैं कई महान व्यापारियों को जानता हूँ दुनिया, और मैं कह सकता हूँ कि 99% समय बाजार किसी से भी बड़ा है और जल्द ही या बाद में वो वहीं जाता है जहां वो जाना चाहता है। अपवाद हैं, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। आपने अपनी सफलता का एक बड़ा श्रेय एड और अमोस को दिया है, जिन्होंने आपको के सिद्धांत सिखाए हैं। व्यापार, क्या आपने बदले में अन्य व्यापारियों को पढ़ाया है? हाँ, मेरा सबसे अच्छा परिणाम उनके सबसे अच्छे व्यापारी बनने के संदर्भ में जिनके साथ मैंने कभी काम किया, साथ ही साथ एक भी करीबी दोस्त ब्रूस कोवनेर हैं। आप उसकी सफलता का कितना श्रेय अपने प्रशिक्षण को देते हैं, और उसमें से कितना केवल उसका अपना था प्रतिभा? जब मैं पहली बार ब्रूस से मिला तो वो एक लेखक और प्रोफेसर थे। अपने खाली समय में वो कुछ कर रहा था व्यापार। इतने कम समय में उन्होंने जो व्यापारिक ज्ञान जमा किया था उससे मैं चौंक गया था। समय मुझे याद है कि जिस दिन मैं ब्रूस से मिला था, मैंने उसे जटिल अवधारणाओं से प्रभावित करने की कोशिश की थी। मैं यहाँ एक पेशेवर व्यापारी था जो उन दिनों दिन में 15 घंटे व्यापार और विश्लेषण करता था बाजार, और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो वो समझ नहीं सके। मैंने उनकी प्रतिभा को पहचाना तुरंत। ये उसकी बुद्धि से संबंधित है, लेकिन क्या उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने आपको बताया कि वो था एक अच्छा व्यापारी बनने जा रहा है? हाँ, उसकी निष्पक्षता। एक अच्छा व्यापारी कठोर नहीं हो सकता। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो वास्तव में खुला है कुछ भी देखकर, आपको एक अच्छे व्यापारी की कच्ची सामग्री मिल गई है, और मैंने उसे ब्रूस में देखा बिल्कुल अभी। मैं उसी क्षण से जानता था जब मैं उनसे पहली बार मिला था कि वो एक महान व्यापारी बनने जा रहे थे। मैं क्या ब्रेस को उन सिद्धांतों से अवगत कराने की कोशिश की थी जो एड और अमोस ने मुझे सिखाए थे, साथ ही कुछ मेरे अर्जित कौशल। मेरा सबसे अच्छा व्यापार तब हुआ जब ब्रेस और मैं सहयोग कर रहे थे। हमने कुछ किया अभूतपूर्व व्यापार। ऐसे कई साल थे जब मैं 300% ऊपर था और वो 1000% ऊपर था। वो बहुत बढ़िया उपहार था। क्या आपको लगता है कि आप एक व्यापारी के रूप में जमीन पर उतरे हैं? बिल्कुल। 1983 के आसपास मेरे व्यापार में कमी आने लगी। मुझे लगा कि मुझे अपना रिचार्ज करने की जरूरत है। बैटरी ट्रेडिंग में गट फील कितना महत्वपूर्ण है। आंत महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी महान पेशेवर व्यापारी के बारे में नहीं जानता जिसके पास यह नहीं है। होने पर सफल व्यापारी भी हिम्मत रखता है, कोशिश करने का साहस, असफल होने का साहस, सफल होने का साहस, और कठिन होने पर चलते रहने का साहस। क्या इस समय ट्रेडिंग के अलावा आपका कोई लक्ष्य है? मैंने कई सालों तक कराटे लिया है। मैं पहले से ही उच्च स्तर पर हूँ, लेकिन मैं काला प्राप्त करना चाहूँगा बेल्ट। इसके अलावा मैंने आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन किया है और मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ उसके साथ। आप इसके बारे में बहुत अस्पष्ट लगते हैं। क्या आप अस्पष्ट होना चाहते हैं? इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। मुझे देखने दो कि मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एकल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ब्रह्मांड मित्रवत है। मुझे लगता है कि हर किसी के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक बिंदु पर आते हैं जहां उन्हें लगता है कि ब्रह्मांड मित्रवत है। आप वहां हो क्या? मैं बहुत करीब हूं, लेकिन यह वो जगह नहीं है जहां से आपने शुरुआत की थी। नहीं, मैंने इस भावना के साथ शुरुआत की कि यह एक अमित्र स्थान है। क्या आप अपने आप को अब से 10 या 20 साल बाद व्यापार करते हुए देखते हैं? हाँ, हार मानने में बहुत मजा आता है। मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता,
मैं शायद बस खत्म कर दूंगा अचल संपत्ति में इसे फिर से खोना। मजेदार पहलू अभी भी है यदि आप इसे दिन में 13 घंटे कर रहे हैं। नहीं, यदि व्यापार आपका जीवन है तो यह एक कष्टप्रद प्रकार का उत्साह है। लेकिन अगर आप अपना जीवन में रख रहे हैं संतुलन, तो यह मजेदार है। जितने भी सफल ट्रेडर मैंने देखे हैं, वे व्यवसाय में जल्दी या बाद में उस बिंदु तक चले गए। उनके पास एक संतुलित जीवन है। वे व्यापार के बाहर मजा करते हैं। आप इसे बनाए नहीं रख सकते यदि आपका कोई और फोकस नहीं है। आखिरकार, आप ओवर ट्रेडिंग या अत्यधिक हो रहे हैं, अस्थायी विफलताओं से परेशान हैं। जब आप हारने वाली स्ट्रीक को हिट करते हैं, तो आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? अतीत में, मैंने कभी कभी हारने के बाद भी भारी व्यापार करके वापस लड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो आमतौर पर काम नहीं करता। फिर मैं बहुत तेजी से इस हद तक कटना शुरू कर देता हूं कि अगर यह पूरी तरह से रुक जाए तो काफी खराब हो जाता है। लेकिन आमतौर पर यह इतना बुरा कभी नहीं होता। क्या आप कभी कभी इससे अपने तरीके से लड़ने का प्रबंधन करते हैं? कभी कभी, लेकिन ज्यादातर समय अगर मैं रुक जाता तो बेहतर होता। मुझे परेशानी हुई है, मैं खुद को ऐसा करने के लिए ला रहा हूं, क्योंकि मैं एक प्राकृतिक सेनानी हूं। विशिष्ट पैटर्न है, हारना, जैसे लड़ना नरक, फिर से हारना, फिर वापस कट जाना, या कभी कभी रुक जाना, जब तक कि मैं जीत की राह पर नहीं आ जाता। आप कितने समय से रुके हैं? आमतौर पर 3-4 सप्ताह। जब आप घाटे की स्थिति में होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बाजारों के साथ तालमेल बिठाते हैं, या वहां होते हैं। इसका वर्णन करने का एक बेहतर तरीका, मुझे लगता है कि अंत में हारने से हार हो जाती है। जब आप हारना शुरू करते हैं, तो यह नकारात्मक तत्वों को छूता है आपके मनोविज्ञान में, यह निराशावाद की ओर ले जाता है। बहुत कम व्यापारी हैं जो आपके जैसे सफल रहे हैं। आपको क्या लगता है आपको क्या बनाता है को अलग? मैं बहुत खुले विचारों वाला हूँ। मैं ऐसी जानकारी लेने को तैयार हूँ जिसे भावनात्मक रूप से स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन जिसे मैं अभी भी सच मानता हूँ। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि दूसरे लोग की तुलना में बहुत तेजी से पैसा कमाते हैं। मुझे सब कुछ वापस देना ही है, क्योंकि जब उन्होंने हारना शुरू किया, तो वे रुक नहीं सकते थे। जब मेरी हार की लय खराब रही, तो मैं अपने आप से कह सका, आप व्यापार नहीं कर सकते अब। और जब कोई बाजार मेरी अपेक्षाओं के विपरीत चलता है, तो मैं हमेशा यह कहने में सक्षम होता हूँ, मैं इस पद पर बहुत पैसा कमाने की उम्मीद थी, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बाहर निकल रहा हूँ। क्या आप दिन प्रतिदिन के आधार पर अपनी इक्विटी पर नजर रखते हैं? क्या आप वास्तव में इसकी साजिश करते हैं? मैंने अतीत में ऐसा बहुत कुछ किया है। क्या यह मददगार है? क्या आपको लगता है कि व्यापारियों के लिए अपनी इक्विटी को प्लॉट करना एक अच्छा विचार है? मुझे ऐसा लगता है। यदि आपकी इक्विटी में रुझान कम है, तो यह वापस कटौती और पुनर्मूल्यांकन का संकेत है। या यदि आप देखते हैं कि आप जितना पैसा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से खो रहे हैं, यह एक चेतावनी होगी। क्या कोई सलाहकार हैं जिन पर आप ध्यान देते हैं? पठनीयता, कल्पना और विषय के ज्ञान के संदर्भ में मेरा पसंदीदा बाजार पत्र है कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी स्टॉक लेटर, CTSL पब्लिशिंग पार्टनर्स, 155 मोंटगोमरी स्ट्रीट, सूइट 1401, सैन फ्रांसिस्को, CA 94104। मुझे मार्टी ज़्विग द्वारा रखे गए बाजार पत्र भी पसंद हैं। द ज़्विग लेटर, द ज़्विग फोरकास्ट, PO बॉक्स 360, बेलमो, NY 11710, और रिचर्ड रसेल, डॉक्टर थ्योरी लेटर्स, डॉव थ्योरी लेटर्स इंक, PO बॉक्स 1759, लाजोला, CA 92038। जिन व्यापारियों का मैंने साक्षात्कार किया है, उनमें से ज़्विग शायद सबसे अधिक उल्लेखित है। मार्टी ज़्विग से आपको हमेशा कुछ न कुछ मूल्यवान मिलता है। वो बहुत ठोस है। आपके द्वारा उल्लिखित पत्रों को देखते हुए
मैं यह मानता हूं कि आप शेयरों का भी व्यापार करते हैं। कितना लंबा क्या आप शेयरों का व्यापार कर रहे हैं? लगभग पिछले 2 वर्षों से। क्या आप फ्यूचर्स ट्रेड करने से अलग स्टॉक ट्रेड करते हैं? मैं अधिक धैर्यवान हूं। क्या चयन प्रक्रिया अलग है? नहीं, मैं चार्ट, मूल सिद्धांतों और बाजार की कार्रवाई से पुष्टि की तलाश करता हूं। मैं सोचता हूं तुम कर सकते हो इस तरह दुनिया में कुछ भी व्यापार करें। क्या आप किसी विशेष प्रकार के स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करते हैं? मैं डॉव शेयरों का व्यापार नहीं करता। मैं छोटों को पसंद करता हूं, क्योंकि उन पर बड़े पेशेवर व्यापारियों का वर्चस्व नहीं है जो एक दूसरे को खा रहे शार्क की तरह हैं। मूल सिद्धांत यह है कि यह बेहतर है ड्यूशमार्क की तुलना में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का व्यापार करते हैं और बड़े डॉव की तुलना में छोटे ओटीसी स्टॉक का व्यापार करते हैं। भंडार स्टॉक में आप किन बुनियादी बातों की तलाश करते हैं? मुझे इन्वेस्टर्स डेली में मिली कुछ चीजों का उपयोग करना पसंद है। प्रति शेयर आय (EPS). EPS रैंकिंग अन्य सभी शेयरों के सापेक्ष एक शेयर की प्रति शेयर आय की तुलना पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए EPS पर विवरण विलियम ओ. नील और डेविड रयान साक्षात्कार देखें। मैं EPS को अपने साथ जोड़ता हूं बाजार हिस्सेदारी क्षमता की अपनी भावना। यदि कोई कंपनी पहले से ही अपने छोटे से स्थान को में संतृप्त कर चुकी है, दुनिया में एक उच्च EPS इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन मुद्दों में जहां EPS बढ़ रहा है और वहां अभी भी बहुत सारे पाई हैं। स्थिति बहुत अधिक आकर्षक है। मैं EPS के साथ मूल्य आय अनुपात को भी देखना चाहता हूं। दूसरे शब्द, जबकि मैं एक मजबूत आय वृद्धि पैटर्न वाली कंपनी देखना पसंद करता हूं, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितना बाजार उस आय वृद्धि पैटर्न के लिए भुगतान कर रहा है। तो आप कम साथ उच्च EPS देखना पसंद करते हैं। हाँ, यह सबसे अच्छा संयोजन है। मुझे यकीन है कि कंप्यूटर पर दोनों को मिलाने का एक तरीका है और बहुत अच्छी प्रणाली के साथ आ रहा है। कैसे सापेक्ष शक्ति के बारे में अन्य सभी के सापेक्ष स्टॉक के मूल्य प्रदर्शन का एक उपाय स्टॉक जो इन्वेस्टर डेली में एक अन्य प्रमुख संकेतक है। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत मदद मिलती है। सापेक्षिक ताकत आपको बताती है कि स्टॉक पहले ही क्या कर चुका है। अक्सर जब तक आप एक उच्च सापेक्ष शक्ति का आंकड़ा प्राप्त करते हैं, तब तक स्टॉक अपने आप समाप्त हो जाता है। क्या आप स्टॉक में कुछ और ढूंढ रहे हैं? मैं बुनियादी उद्योग को देखता हूं। उदाहरण के लिए, अभी मई 1988। मैं टैंकर को लेकर बुलिश हूं दरों और इसलिए शिपिंग व्यवसाय। किन कारणों से? आपूर्ति और मांग। टैंकर की दरें कमोडिटी की कीमतों की तरह हैं। वे एक क्लासिक चक्रीय पैटर्न का पालन करते हैं। कीमतें ऊंची हो जाती हैं और हर कोई बहुत पैसा कमाता है, इसलिए वे बहुत सारे जहाज़ों का निर्माण करते हैं और कीमतें कम हो जाती हैं। आखिरकार जहाज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है और कीमतें फिर से बढ़ जाती हैं। हमारे पास के लिए बहुत कम दरें हैं कई सालों से और सालाना बहुत सारे टैंकरों को ख़त्म कर दिया है। तो हम चक्र के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कीमतें फिर से बढ़ जाती हैं। क्या खाते का आकार बड़ा होने पर व्यापार करना अधिक कठिन हो जाता है? हाँ, क्योंकि आपको कम और कम बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनका कारोबार दूसरे द्वारा किया जा रहा है। बड़े पेशेवर विभिन्न बाजारों के बीच कितना सामान्य व्यवहार है? उदाहरण के लिए, क्या आप व्यापार कर सकते हैं बॉन्ड उसी तरह जैसे आप मकई का व्यापार करते हैं? मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि यदि आप एक बाजार में व्यापार कर सकते हैं, तो आप उन सभी का व्यापार कर सकते हैं। सिद्धांत समान है। ट्रेडिंग भावना है। यह सामूहिक मनोविज्ञान, लालच और भय है। यह सब हर स्थिति में समान है। अधिकांश महान व्यापारियों के लिए प्रारंभिक विफलता अपवाद से अधिक नियम है। एक अविश्वसनीय लंबे समय के बावजूद टर्म परफॉर्मेंस रिकॉर्ड
माइकल मार्कस ने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत एक अटूट स्ट्रिंग के साथ की थी, व्यापार घाटा। इसके अलावा उन्होंने न केवल एक बार बल्कि कई बार मिटा दिया। नैतिक है। प्रारंभिक व्यापार असफलता एक संकेत है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि यह एक अच्छा भविष्यवक्ता हो, अंतिम संभावित विफलता या सफलता। मुझे यह विशेष रूप से दिलचस्प लगा कि कई दर्दनाक व्यापारिक घाटे के बावजूद मार्कस का सबसे अधिक विनाशकारी अनुभव वास्तव में एक लाभदायक व्यापार था जिसमें वो समय से पहले बाहर हो गया। ले रहा संभावित प्रमुख जीतने वाले ट्रेडों का लाभ न केवल व्यापारी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जीतने के लिए भी महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार में मार्कस ने जोर देकर कहा कि विजेताओं को सवारी करने देना हर बिट है घाटे को कम करने जितना महत्वपूर्ण। उनके अपने शब्दों में, यदि आप अपने विजेताओं के साथ नहीं रहते हैं तो आप हैं हारने वालों के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होने जा रहा है। मार्कस ने कठिन तरीके से ओवरट्रेडिंग के खतरों के बारे में सीखा। एक उदाहरण में अनाज व्यापार इन गैर मौजूद मकई तुषार वर्ष एक बहुत छोटी हिस्सेदारी से $30,000 तक का खाता बनाया था, एक ही व्यापार में अपना सारा पैसा दांव पर लगाकर मिटा दिया। उन्होंने दूसरी बार वही गलती की, लकड़ी बाजार बाल बच निकलने से पहले आपदा के कगार पर आ रहा है। इन अनुभवों का मार्कस के व्यापारिक दर्शन पर नाटकीय प्रभाव पड़ा। यह कोई संयोग नहीं है कि वो पहला नियम बताता है जब औसत व्यापारी को सलाह देने के लिए कहा जाता है, कभी भी अपने 5% से अधिक के लिए प्रतिबद्ध न हो। एक एकल व्यापार विचार के लिए पैसा ओवरट्रेडिंग न करने के अलावा मार्कस एक निकास बिंदु पर प्रतिबद्ध होने के महत्व पर जोर देता है। हर व्यापार उन्हें लगता है कि सुरक्षात्मक स्टॉप बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे इस प्रतिबद्धता को लागू करते हैं व्यापारी पर। वो मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए परिसमापन पदों की भी सिफारिश करता है जब कोई है पैसा खो रहा है और बाजार के फैसलों के बारे में भ्रमित है। मार्कस भी एक व्यापारी के रूप में अपने स्वयं के दिमाग का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देता है। वो सुझाव देता है कि दूसरों की सलाह का पालन करना, भले ही वे अच्छे व्यापारी हों, अक्सर समस्याओं का कारण बनते हैं। दोनों व्यापारियों के सबसे खराब तत्वों को जोड़ती है। अंत में एक आक्रामक व्यापारी होने के बावजूद मार्कस दृढ़ता से प्रतिबंधात्मक होने में विश्वास करता है। ट्रेडों का चयन, वो उन ट्रेडों की प्रतीक्षा करने की सलाह देता है जिनमें सभी प्रमुख तत्व एक में पंक्तिबद्ध होते हैं। दिशा, ऐसा करने से आप प्रत्येक ट्रेड पर सफलता की संभावना को काफी बढ़ा देते हैं। बहुत कुछ बनाना ट्रेड करता है जब स्थितियां केवल व्यापार विचार के पक्ष में मामूली रूप से दिखाई देती हैं, तो बहुत कुछ करना होता है व्यापार की सफलता से मनोरंजन के साथ।